सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। हाँ, ये नया सीरीज़ है और आप में से बहुत से लोग इसे शायद नहीं जानते होंगे जो मानवास नहीं पढ़ते हैं, पर जो जानते हैं उन्हें पता है ये क्या चीज़ है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इस सीरीज़ के साथ थोड़े से जुड़े रहो और बस खो जाओ इसकी दुनिया में। हर हफ्ते में इसके लिए एक एपिसोड आएगा और हर एक एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा कि 5 चैप्टर करके डालूँ। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप डिटेल में इस दुनिया को जान सको। और कमेंट में बताना कि ये सीरीज़ आपको पसंद है या फिर क्या आप जानते थे इसके बारे में। अगर नहीं जानते हो, क्या स्टोरी पसंद आ रहा है, ज़रूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में ही हमें नैरेट करा जाता है, मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया था ऐसे किसी फेनोमेनन को जब लोग कहते थे टनल ख़त्म होते ही एक रोशनी। ये वो लोग कहते थे जो कि नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं। वो क्लेम करते थे कि उन्होंने लाइट को देखा, पर मैंने कभी भी ये सब कुछ विश्वास नहीं किया था। पर देखो, शायद मैं आज अभी वैसे ही एक टनल में हूँ, पर मैं मरा कैसे? जो लास्ट चीज़ मुझे याद है, मैं अपने रूम पे पूरी तरीके से अकेला था, ऊपर से मेरे शहर को देख रहा था। पर उसी के बाद कुछ अजीब हुआ, पता नहीं क्यों मुझे ख़राब लगना चालू हुआ और इसी वजह से मैं बिस्तर पे सो गया। क्या मुझे पॉइज़न दिया गया था या फिर मुझे मारा गया था? सोचो ग्रे, सोचो। बहुत से लोग थे जो तुमको मारना चाहते थे। आफ्टर ऑल मैं एक किंग था। वेल, क्या बताऊँ मैं? जितना कि मैं जानना चाहता हूँ कैसे मैं मरा, पर अब मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। आई होप कि एंड में कोई पंख के साथ बच्चा ना हो जो कि मेरे लिए गाना गा रहा होगा। तभी वो अपने सामने रोशनी को देखता है, उसे आवाज़ सुनाई देता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर मैम, आपको एक हेल्दी बॉय हुआ है। वो कुछ देखने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंखें जब खुलता है, उसे पता चलता है कि उसने फिर से जन्म लिया है। अपने सामने वो धुंधले से एक लेडी और एक आदमी को देखता है। ये देख के वो कहता है, क्या इसका मतलब जो टनल मुझे मिल रहा था वो? नहीं, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। पर आवाज़ आता है, देखो तो वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी हेयर तो एक बार देखो। और तभी वो अपने सामने एक नौजवान लड़का और लड़की को देखता है। वो चारों तरफ देख के महसूस करता है कि हाँ, ये शायद उसकी मम्मी पापा होंगे। वो लोग उसके ही बारे में बातें कर रहे थे। उसके पापा उसे नेम देते हैं, उसका नाम है आर्ट। वो उसे कहने को कहते हैं, बेबी डारा बोलो डारा। पर तभी उसके मॉम उसे डांट देते हैं क्योंकि वो अभी अभी जन्मा है। वो अपने सराउंडिंग्स को देखता है, पर देखता है कि वो किसी पुराने ज़माने में आ चुका है और वो अजीब से आर्मर्स और हथियार को देखता है। और तभी उसे अपने मॉम के गोद में देखते हैं। वो सोचता है, क्या मैं ये कहाँ आ गया हूँ? तभी हम उसे एक घर के अंदर देखते हैं। वो नैरेट करने लगता है, धीरे धीरे समय बीतता गया। ऑल्दो मेरे मॉम एलाइस, वो बहुत ही जेंटल, खूबसूरत, काइंड हार्टेड पर्सन है जो कि अपने फैमिली को संभाल रही है। मेरे पापा रेनॉल्ड्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। वो एक करिश्मेटिक मैन है, पर कभी कभी उनके बच्चों जैसे हरकत को इग्नोर करना चाहिए। मुझे पहले थैंकफुल होना चाहिए था कि मैं एक लविंग फैमिली में जन्म लिया हूँ, पर मेरे डिफ़िकल्टीज़ वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। मैं अपने बॉडी के सारे जो अंग थे उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता था और इसी वजह से कुछ कभी कभी निकल जाते थे। कुछ दिन बाद हम आर्ट को उसके मॉम के साथ बाजार में देखते हैं। वो नैरेट करता है, ऐसा लगता है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ जहाँ पे लोग अपने साथ वेपन्स कैरी करते हैं। वो अपने आसपास बाजार में सब कुछ देखने लगता है और समझने लगता है, पर तभी उसकी मॉम घर जाने की बात करती है। ये सुन के उसे बुरा लगता है और तब उसे घर में देखते हैं। वो फिर से नरेट करता है, नॉलेज वो ताकत है और इसी वजह से मुझे अपने सराउंडिंग्स की नॉलेज लेना ही होगा। मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं धीरे धीरे अब समझने लगा हूँ मेरे आसपास क्या हो रहा था। पर तभी देखते हैं उसके पापा यानी रेनॉल्ड वहाँ पे आता है और आते ही उसे पकड़ के ऊपर फेंक देते हैं, जो देख के उसकी मॉम वो दौड़ते हुए आती है। आर्ट की हालत वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, यहाँ तक कि रेनॉल्ड या फिर रे उसे इतनी ज़ोर से घुमाने लगता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है।
पर तभी देखते हैं ऐसे ही घुमाते हुए उसकी पैर एक जगह पे लग जाता है। दर्द से वो रोने लगता है, पर तभी उसकी मॉम उसे लेती है और उसके पैरों में उसी जगह पे हीलिंग मैजिक करती है। आर्ट ये देखता है और नरेट करता है, शायद मैंने बहुत जल्दी बोल दिया था। कुछ ही देर बाद देखते हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और नरेट करता है, शायद मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चैप्टर 2। आर्ट सोचता है अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में और नरेट करता है। मैं एक राजा था, मैं आर्मी को लीड करता था, मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया पे मेरा शासन था। मेरे पास इतने अकम्पलिशमेंट थे, पर फिर भी अभी मैं जितना प्राउड फील कर रहा हूँ वैसा मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं बेबी क्रॉल कर सकता हूँ। और तभी हम उसे क्रॉल करते हुए देखते हैं। क्रॉल करते हुए वो बहुत तेज़ी से आगे जाने लगता है, पर उसे इतना तेज़ी से क्रॉल करते हुए देख के उसकी मॉम वो चिंता करने लगती है और रे से कहती है, रे देखना उसे कुछ ना हो जाए। पर तभी देखते हैं वो जाके सीधा आईना से टकराता है। अपने आप को पहली बार वो आईना में देखता है। उसके मॉम डैड तो जैसे उसके लिए पागल हो रहे थे कि देखो हमारा आर्ट वो आईना में देख रहा है। वो नरेट करता है, कुछ महीने बीत चुके हैं, पर अब भी मैं अपना ये नया नाम इससे यूज टू नहीं हुआ हूँ। एज ए फॉर्मर किंग, आर्ट मेरे लिए एक बहुत क्यूट नाम है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने रिफ्लेक्शन को जब देखता हूँ मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं क्यूट हूँ। फ्यूचर लेडीज अच्छे से ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ और अपने दिल तुड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। वो देख के खुश होता है। उसके मॉम डैड भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उसकी मॉम उसे सुला के बाहर चली जाती है, पर तभी वो अपना आँख खोलता है और अपना मिशन स्टार्ट करता है। किसका मिशन? वो बहुत धीरे धीरे उतरता है, सीधा क्रॉल करते हुए कोई और रूम में जाने लगता है। तभी देखते कुछ ही देर बाद एक रूम के अंदर आता है जहाँ पे देखते हैं बहुत सारे किताबें। एक बुक को निकालता है। ओके गाइज, यहाँ से अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया की हिस्ट्री थोड़ा सा बोला जाएगा। आर्ट नरेट करता है, जब से मैंने इस जगह को डिस्कवर किया है तब से हर रात मैं इस दुनिया के बारे में कुछ नया सीख रहा हूँ। जैसे कि इस दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे कि पहला है डिकातिन, ये वही कॉन्टिनेंट है जिसमें मैं जन्मा हूँ। इसमें 3 मेजर किंगडम्स है, जैसे कि एलिनोर, द 11 किंगडम डीप इन द फॉरेस्ट। उसके बाद है डार्ब, जिसमें कि ड्वार्फ्स रहा करते हैं। उसके बाद स्पेन, जो कि ह्यूमन किंगडम है। ये मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है। दोनों दुनिया, यानी मेरे प्रीवियस लाइफ की दुनिया और ये दुनिया, इसमें एक मोनार्क सिस्टम काम करता है, पर रूलरशिप यहाँ पे पास डाउन होता है, ना कि अर्न किया जाता है। मैंने ये बहुत पहले ही पता लगा लिया था। ये दुनिया थोड़ा सा अंडर डेवलप है, पर मैं इसकी वजह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नहीं बोलूँगा, बल्कि और तभी वो एक किताब को नीचे उतारता है और कहता है मैजिक की वजह से। और उस किताब को वो पढ़ने लगता है और उसमें देख के कहता है, ओह ये जगह है जहाँ मैंने छोड़ा था। जैसे कि मेरे वर्ल्ड, यानी मेरे पुराने दुनिया में एक एनर्जी सोर्स रहा करता है, या फिर एक एनर्जी रहता है जिसको हम की कहते हैं। वो हर किसी में, हर एक चीज़ में था। यहाँ पे उस फोर्स को माना कहा जाता है, पर यह की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है। जैसे कि किसी इंसान के अंदर रहता है, पर माना चारों तरफ है। पर एक चीज़ है, ये जो माना है, ये माना को कंट्रोल करने वाली चीज़, ये नॉर्मली जेनेटिक्स ही होता है। 100 में से एक बच्चा ही इसे पोजेस कर सकता है। एनीवे, माना को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसमें से सबसे 2 कॉमन चीज़ है, ऑगमेंटिंग और कंज्यूरिंग। गाइस, फिर से बताना चाहूँगा, अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे आपको अच्छे से समझ आएगा इस दुनिया के बारे में। जो ऑगमेंटर्स होते हैं वो माना से अपनी बॉडी को ही एनहेंस करते हैं, जिससे उन्हें इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, डिफेंस और एजिलिटी मिलता है। पर इनका वीकनेस है, इनका रेंज बहुत लिमिटेड होता है। दूसरी तरफ कंज्यूरर्स, वो माना एमिट करते हैं बाहर की दुनिया में, जिससे वो अपने सराउंडिंग्स को बेंड कर सकते हैं। पर उनको बाहर की दुनिया की माना की ज़रूरत पड़ता है और उनके अंदर की अपने माना कोर, जिससे वो अपने अंदर की माना कोर को सप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे मॉम को तो आपने देखा ही होगा, क्या कहते हैं उन्हें, एक डेविएंट, मोर स्पेसिफिकली एक एमीटर। ये लोग बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, जो कि बहुत रेयर टाइप का मैजिक कर सकते हैं।
इस बुक के हिसाब से तो किसी को अपनी पहली अवेकनिंग मिलता है लेट टीनेज ईयर्स में ही। और यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी माना कोर, इस दुनिया की ताकत, इन सब के बारे में धीरे धीरे समझने लगता है। और तभी देखते हैं वो खुद भी वैसा ही ट्राई करने की कोशिश करता है। हम उसके अंदर एक माना कोर, एक रोशनी जलते हुए देखते हैं। उसका जादू शायद काम करता, पर तभी उसकी मॉम उसे आके उठा लेती है और कहती है, आर्ट तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी पता है। पर आर्ट अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर मॉम कहती है, ओ तुमको पूपी करना है बेटा। पर वो सोचता है, मदर मैं बस अपने आप को अभी जगाने ही वाला था। पर तभी देखते हैं ये सोचते ही वो पूपी भी कर देता है, जो देख के उसकी मॉम हंसने लगती है। और इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं आर्ट की मॉम को, वो डायरी लिख रही है और लिखती है, अब तो लगभग 2 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, अभी भी मैं अपने बेबी के बारे में बहुत कुछ सीख रही हूँ, पर मैं एक कंक्लूजन पर पहुँची हूँ और कुछ नहीं बल्कि ये कि आर्थर मेरा बेटा, वो इस दुनिया की सबसे एडोरेबल बेबी है। उसकी बैसी हेयर, आइस सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। हाँ मुझे पता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अच्छी तरह से एक स्ट्रिक्ट मॉम बनना ही होगा, नहीं तो फ्यूचर में उसे बहुत तकलीफ़ होने वाली है। हाँ ऐसा नहीं कि मैं रे पर रिले नहीं कर सकती, पर फिर भी आज ही मैं देखती हूँ कि वो अपने उतने छोटे बेटे को हथियार चलाना सिखा रहा था, और ये तब जब मेरा बेटा हल्का हल्का क्रॉल करना सीख रहा है। फिर से हम देखते हैं वो आर्ट को लेके बाहर यानी बाजार पे घूमने आई है, और तब जब वो आर्ट को लेके घूमने आई थी उसी बारे में लिखती है, एक चीज़ तो मैंने देखी है, आर्थर को स्मॉल मर्चेंट स्ट्रीट इन सेंट्रल एशबर्ग वहाँ पे जाना बहुत पसंद है, और इसी वजह से हफ्ते में कभी कभी मैं जाया करती हूँ। मैं ऐसे आर्थर को बड़े होते हुए देख रही हूँ और सोचती हूँ वो कैसा होगा बड़ा होके, क्या वो अपनी पापा की तरह एक एडवेंचरर बनेगा। आई होप कि वो वैसा ही बनेगा। वो अपने बेटे के पढ़ाई के बारे में भी लिखती है कि उसे इतना इंटरेस्ट क्यों है, मुझे पता नहीं। और तभी देखते हैं वो अपना लेख ख़त्म करती है। दूसरी तरफ आर्थर यानी आर्ट को देखते हैं, वो अपनी पापा को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था और सोचता है 2 साल बीत चुका है, मैंने पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ सीखा, पर फिर भी हर दिन नया कुछ सीखना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर तभी देखते हैं उसके पापा वो मैजिक करने के लिए हाथ आगे करते हैं और कुछ मंत्र कहते हैं और कुछ स्पेल कहता है। वो ये देख के नरेट करता है, सच में पापा बहुत देर से चैंटिंग कर रहे हैं और अब तो ये कुछ मिनट तक हो चुका है, वो बहुत हार्ड कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तभी रे के सामने हम कुछ पत्थर को गिरे हुए देखते हैं, वो सारे पत्थर हिलने लगता है, जो देख के आर्थर बहुत ज़्यादा चौंकता है और सोचता है, आई वंडर किस तरह की फिनोमेनल मैजिक पावर होंगी उनमें। और तभी रे चीखता है, सारे पत्थर जैसे कि उड़ने लगता है। ये देख के आर्थर एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा चौंकता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं उसके ही पापा को, वो अपना मैजिक अभी भी करे जा रहे हैं, कंसंट्रेशन करता है और तभी ब्लो छोड़ता है, पर उससे हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे पत्थर को भी कुछ भी नहीं होता, वो अपने जगह से थोड़े से ही हिलते हैं। ये देख के आर्ट पूरी तरह से वहीं पे चुप हो जाता है। पर तभी कुछ देर बाद जब रे उसे देखता है, देखते ही बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, तुम्हारी पापा ऑसम है ना बेटा। पर आर्ट वो सोचता है, क्या सिर्फ इतना ही, 3 मिनट का अटमोस्ट कंसंट्रेशन और उसके बाद सिर्फ कुछ छोटे छोटे पत्थर को ऐसे हिलाना, मतलब तुम इन्हें थ्रो करके इससे ज्यादा दूर फेंक सकते हो। तभी वहां पे उसकी मॉम आती है और कहती है, बेटा तुम अपने पापा को देख रहे हो, और बाहर देखते हुए कहती है, अरे फिर से नहीं, उन्होंने फिर से सामने की यार्ड खराब कर दी। इस तरफ आर्ट अपने पापा को देख रहा था और सोचता है, सीखते सीखते मुझे पता चला है कि मेरे पापा वो एक ऑगमेंटर है। आई वंडर मैं अपने माना को कब अवेकन कर सकता हूँ। पर तभी उसके पापा फिर से कंसंट्रेट करते हैं, ट्रेन करने लगते हैं। वो अपने पापा को ट्रेन करते हुए देखता है और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो पीछे देखता है और नीचे उतरने की कोशिश करता, पर नीचे देखते ही डर जाता है क्योंकि उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था। वो नीचे उतरने की कोशिश करता है, उसकी मॉम उसे ऐसा करते हुए देख के उसे लगता है कि आर्ट को सोना है और उसी वजह से वो उसे ले जाने लगती है। पर आर्ट कहने लगता है, मम्मा बुक्स बुक्स, पर वो कहती है, नहीं बेटा अभी तुमको सोना है। पर आर्ट के पास कोई भी चॉइस नहीं था और तभी वो बहुत क्यूट होने की दिखावा करता है, उसकी आंखें स्पार्कल करने लगता है
और ये उसकी मामा सह नहीं पाती और इसी वजह से उसे छोड़ देती है। आर्ट को देखते हैं वो जाने लगता है और सोचता है एक ग्रेट वॉरियर को अपने पास रखा हुआ हर हथियार का यूज करना चाहिए। और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो बुक पढ़ना चालू करता है। उसकी मामा उसे देख के बहुत खुश थी, वो हंसने लगती है। पर तभी बाहर से जोर से साउंड आता है। वो चौंकती है और कहती है शायद तुम्हारे पापा ने फिर से एक पेड़ को तोड़ दिया है, मैं अभी वापस आती हूँ बेटा। और ये कह के वो चली जाती है। अब इस तरफ आर्ट ध्यान करने लगता है और नरेट करता है इस दुनिया में मेरी बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट है इस दुनिया के बारे में नॉलेज। और इसी वजह से धीरे धीरे मैं अपने मानाकोर को फॉर्म कर पा रहा हूँ। और तभी उसके छाती में हम रोशनी जलते हुए देखते हैं। वो नरेट करने लगता है मैं लगभग 2 साल से अपने मानाकोर को एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग फ्रेगमेंट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ अपने बॉडी के अंदर। इन सब की इतनी स्लो मूवमेंट देख के मैं अब समझ रहा हूँ इन सब को ऐसा होने में इतना देर क्यों लगता है। और ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उसके अंदर एक वाइट टाइप का माना फॉर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ उसकी मॉम को देखते हैं, वो रे के लिए पानी लाई थी पर रे एक पेड़ पर पंच करके उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मतलब ये बंदा ताकतवर तो है लेकिन मैजिक से नहीं, फिजिकल पावर से। दूसरी तरफ आर्थर वो अब एक एक करके माना कोर के अंदर माना गैदर कर रहा था। पर तभी वहाँ पे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। उसकी मॉम उसी तरफ थी। ये देख के रे उसके तरफ भागता है और उसके आगे जाके उसको पूरी तरह से ढक लेता है। चैप्टर 5 की शुरुआत में देखते हैं। कुछ देर जाने के बाद रे की हालत हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। पर तभी आर्थर की मॉम पीछे देखती है, बहुत डरी हुई है और कहती है आर्थर आर्थर वो अब तक अंदर है। वो रोने लगती है। दूसरी तरफ ये सुनते ही रे की हालत बहुत ख़राब हो जाता है, पूरी तरीके से चौंकता है और उस तरफ आर्थर को देखने के लिए भागने लगता है। पर कुछ देर बाद जब वहाँ पे वो जाता है, देखता है, देख के बैठ जाता है और उसे हम खुश देखते हैं। तभी वहाँ पे बॉबी आती है और कहती है रेनॉल्ड क्या हुई है। पर वो कहता है वो अब तक 3 साल का भी नहीं हुआ है पर अभी। और तभी हम उसे हवा में उड़ते हुए देखते हैं। वो ध्यान कर रहा था, उसे जैसे कि कुछ पता ही नहीं। और कुछ ही देर बाद जब नीचे उतरता है, सामने आने लगता है और हंसते हुए सोचता है वाह ये सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। यह तक कि अब पेड़ भी बहुत ग्रीनर लग रहा है। रुको, ये क्या हुआ है? क्या किसी ने हमला किया था? कौन जुर्रत कर सकता है मेरे एक किंग के घर पे हमला करने की? सीन शिफ्ट होता है। 1 साल बीत चुके हैं। आर्ट को हम पढ़ते हुए देखते हैं। वो नरेट करता है मॉम के साथ रह के मैं लगभग सीख चुका हूँ कैसे पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं। अब तो मैं ऑगमेंटेशन की बेसिक्स भी सीख चुका हूँ। और दूसरी तरफ डैड के साथ रह के उनके साथ ट्रेनिंग भी करता हूँ। हाँ, मेरा बॉडी छोटा है, इसी वजह से पहले थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। पर फिर एक दिन मेरे 3रे बर्थडे पे डैड ने मुझे एक वुडन तलवार गिफ्ट की। आर्ट पढ़ रहा था और तभी देखते हैं वहाँ पे रे आता है और उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को बाहर देखते हैं। रे उसे मोटिवेट करता है पर वो जो लैंग्वेज यूज़ करता है ये सुन के आर्ट सोचता है आई वंडर कि कोई भी 3 साल का बच्चा ये सब कुछ समझ पाए। पर तभी वो तलवार चलाने के लिए तैयार होता है और तेजी से जाके रे के हाथ में जो स्टिक था उस पर मारता है और स्विंग करने लगता है। ये देख के रे उसे कहता है कम ऑन, मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। ये सुन के वो सोचता है वो मुझे ऐसे ही जाने नहीं देगा, मुझे इसको ख़त्म करना ही होगा सबसे पहले। और तभी वो फिर से ध्यान लगाता है और एक ही स्विंग में रे की स्टिक को पूरी तरह से तोड़ देता है। रे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या मैं अब पढ़ने जा सकता हूँ? रे उसे जाने के लिए कहता है। पर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं आर्ट घर के अंदर आके ध्यान कर रहा था और नरेट करता है इस दुनिया में ताकत को माना कोर के कलर से मापा जाता है। सबसे पहले माना कोर ब्लैक होते हैं क्योंकि उसके साथ बॉडी के ब्लड और इम्प्योरिटीज जुड़े हुए होते हैं। पर धीरे धीरे उसका कलर लाइट होने लगता है, जैसे कि पहले ब्लैक, उसके बाद रेड, उसके बाद ऑरेंज, येलो, सिल्वर एंड वाइट। हर एक स्टेज 3 शेड्स में होते हैं, डार्क, सॉलिड और लाइट। माना कोर जितना ज़्यादा लाइट होगा तुम उतने ही ज़्यादा ताकतवर होगे। पर तभी आवाज़ आता है आर्थर डिनर का टाइम हो चुका है। ये सुन के वो कहता है अरे इस घर में एक बच्चा शांति से कहीं रह भी नहीं सकता क्या? तभी देखते हैं उसके मॉम डैड और वो खाने लगता है। रे कहता है
हनी, मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है आर्ट के लिए एक प्रॉपर मेंटर लाने की। आर्ट के पापा और मम्मी के बीच बहुत खतरनाक झगड़ा हो रहा है। उन्हें उसे बाहर भेजना चाहिए कि नहीं। आर्ट के पिता कहते हैं उसे भेजना ही होगा, वो इतना जीनियस होगा ये आखिर किसे पता था। पर उसके मॉम भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। ये लोग झगड़ रहे थे और आर्ट उनको ऐसे देख रहा था। पर तभी दोनों एक साथ उससे पूछते हैं कि उसे क्या करना है, क्या उसे एक रियल टीचर चाहिए, यानी उसे जाना है कि नहीं। ये सुन के वो सोचता है, रुको, क्या वो लोग मुझे डिसाइड करने दे रहे हैं? क्या ये एक 4 साल के बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? और तभी वो कहता है, क्या मम्मी और डैडी मेरे साथ नहीं चल सकते? ये सुनते ही वो दोनों स्माइल करते हैं और हंसने लगते हैं कि ये उनके दिमाग में आया ही नहीं था। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जायरस सिटी में जाएंगे और अब वहाँ पे जाने के लिए वो 3 वीक जर्नी के लिए प्रिपेयर होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम आर्ट को बुक पढ़ते हुए देखते हैं। उसके मॉम उसके पास आती है और कहती है, मिस्टर, तुम्हें बेड पे जाना चाहिए, याद तो है ना? और वैसे भी कल हमें जल्दी जल्दी निकलना है। ये सुन के वो कहता है, क्या माँ, कल ही? वो कहती है, हाँ बेटा, मुझे पता है इतनी रश तुम्हें भी पसंद नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, तुम्हारे डैड की फ्रेंड्स द ट्विन हॉर्न्स कल ही जायरस सिटी के लिए निकल रहे हैं, तो उन्होंने ही कहा कि हम लोगों को वो साथ में ले जाएंगे। और ये सब कह के वो उसे सोने के लिए कह के चली जाती है। मॉम के जाने के बाद आर्ट अपने जर्नी के बारे में सोचने लगता है और ट्विन हॉर्न्स यानी उसके पिता के दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। जैसे कि उसने सुना था पार्टी के अंदर 2 कॉन्ज्यूरर्स और 3 ऑगमेंटर्स है। इसकी वजह से उन्हें मदद मिल सकता है अगर रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे तो, और वो भी इस छोटे से शांत जगह से दूर कहीं जा पाएगा और इस दुनिया को एक्सप्लोर कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन सुबह देखते हैं वो लोग निकल चुके हैं और कुछ ही देर बाद उनके सामने रे के दोस्त आते हैं। रे सबसे मिलता है और उसके बाद अपने बेटे से भी मिलाता है। आर्ट भी सबको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है, पर ये सुनते ही एक बंदा उसके पास आता है और कहता है, रे, तुम श्योर हो ना ये तुम्हारा ही बच्चा है? वैसे तुम अपने डैड की तरह बिल्कुल नहीं हो। इसका नाम है एडम, एक ऑगमेंटर है, स्पेशलिटी स्पीयर। तभी एक दूसरी बंदी उसे खींच के हक कर लेती है और कहती है, देखो तो ये बिल्कुल अपने माँ के ऊपर गया है। इसका नाम है एंजेला, एक कंज्यूरर, स्पेशलिटी विंड मैजिक। और तभी डॉर्डन वॉकर नाम का एक बहुत बड़ा सा बंदा उसे उठा लेता है और उसे नीचे रखते हुए उसे शाबाशी देता है। तभी वहाँ पे और एक लेडी थी, जैस्मिन नाम का, वो उसे देख के नोट करती है और बाहर से निकल जाती है। तभी पीछे से और एक बंदी आती है और कहती है, नाइस टू मीट यू आर्थर, मैं हूँ हेलेन, उसके बारे में तुम परवाह मत करो यार, वो ऐसी ही है। अब सबके आपस में परिचय होने के बाद वो लोग जर्नी शुरू करते हैं। आर्ट पीछे देखते हुए सोचता है, फाइनली जर्नी शुरू होता है। अब कुछ देर बाद शाम होता है। रात होने के बाद हम देखते हैं रे और बाकी सारे दोस्त मिलके कुछ वुल्फ्स की शिकार करते हैं और वहीं पे सब उनको पका के खाने लगते हैं। वहीं पे आर्ट को देखते हैं, वो बोर हो रहा था। तभी हेलेन उससे पूछती है, अरे आर्ट, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम बोर हो रहे हो? वैसे तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में हमेशा बात किया करते हैं, क्या तुम सच में 1 साल पहले अवेकन हो चुके थे? दूसरी तरफ से ये एडम सुनता है। वो तभी उठता है और रे को कहता है, हे रे, वैसे मुझे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है, क्या कहते हो मैं तुम्हारे बेटे के साथ थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लूँ? आर्ट दूसरी तरफ ये सुनता है और सोचता है, क्यों ना खुद ही स्ट्रेच कर लो तुम। दूसरी तरफ रे उससे कहता है, हाँ जाओ, पर थोड़ा सा संभाल के, अभी ज़्यादा कुछ मैंने उसे सिखाया नहीं। और तभी देखते हैं एडम आर्थर को उठा के बाहर से ले जाने लगता है। ये देख के वो सोचता है, अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल बच्चा होता वो तो ये सब कर ही नहीं सकता, पर लगता है कि यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं लगता कि एक 4 साल के बच्चे को ऐसे लड़ने भेजना ये अनयूजुअल है। तभी देखते हैं एडम तैयार होता है उसे मारने के लिए। यह देख के आर्थर थोड़ा सा डरता है, सबकी तरफ देखता है, यहाँ तक कि अपने पापा की तरफ देख के फादर सन टेलीपैथी करता है और सोचता है, मैं इस बंदे से कभी नहीं लड़ पाऊंगा, प्लीज अब इसे कहे मुझसे दूर रहे। पर यह सुन के रे उल्टा उसकी तरफ देख के कहता है, जाओ बेटा, इसे अच्छे से संभालो। और ये देख के वो और ज़्यादा सैड होता है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से हम देखते हैं वो तैयार होता है और अब वो बिल्कुल किंग ग्रे जैसा करता है और अपने जितने भी माना की ताकत था वो अपने तलवार के या फिर हाथ की तरफ लाता है। और तभी देखते हैं एडम की तरफ दौड़ने लगता है, दौड़ते दौड़ते उसके पास जाता है, पर एडम कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं
वो तेजी से उसके सामने से गायब होकर पीछे चला जाता है और वहाँ से उसको मारता, पर वहाँ से हम देखते हैं वो फिसल के नीचे गिरने लगता है और सोचता है डैम इट, ये छोटा सा बॉडी, इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर तभी वो खुद को संभालता है और अपने तलवार चलाता है। एडम भी अब अपने तलवार चलाने लगता है। कुछ ही देर बाद देखते हैं वो उसे खतरनाक किक मारता है और उसके बाद अपने स्पीयर से उसके बॉडी पर एक हमला करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं आर्थर बहुत दूर फिसल जाता है। ये देख के उसकी मॉम चिंता करती है। आर्थर को दर्द हुआ था। दूसरा बंदा एडम के पास आता है, उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है इतनी जोर से कोई मारता है क्या? पर एडम अब रे की तरफ देखते हुए कहता है तुमने क्या कहा था? तुमने इसे फाइट नहीं सिखाया? हाँ, तो फिर ये ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? रे कहता है वैसे मैंने इसे ऐसा कुछ सिखाया नहीं था। तभी उसकी मॉम उसे हील करते हुए कहती है क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम इसी के बारे में पढ़ रहे थे अब तक? हाँ। अब आर्थर किसी तरीके से कहता है हाँ, वैसे मैंने पापा की किताबें पढ़ी थी, उसमें से ही कुछ मिला था मुझे। अब ये बात किसी को समझ नहीं आता और तभी सब उसके पास आते हैं और सब उससे ये सब कुछ सीखना चाहते हैं। सब उसे पूछने लगते हैं कि उसने ये सब कैसे किया और वो भी सबको अपना टेक्निक बताने लगता है। और हम देखते हैं हेलेन ऐसा करने की कोशिश भी करती है और तभी पेड़ पे जाके टकरा जाती है। सीन शिफ्ट होता है। आर्थर नैरेट करता है ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। हम लोग जायरस सिटी की तरफ जा रहे थे और इसी समय के बीच मेरा बर्थडे वो भी पास हो चुका था। उन सबको हम नहाते हुए देखते हैं। एडम नहा रहा था, दूसरा बंदा उसे देख के हंसता है, पर पीछे से रे और हेलेन वो दोनों उसे धक्का देते हैं और उसी के ऊपर जंप करता है। और तभी आर्थर नरेट करता है एडम, हेलेन और मेरे पापा इनके साथ ट्रेनिंग थोड़ा सा प्रोग्रेस तो कर रहा है, पर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ क्योंकि जैस्मीन ने मेरा टेक्निक बहुत जल्दी सीख लिया था। हम उन सबको बहुत मज़े करते हुए देखते हैं। ये सब देखते हुए आर्थर नरेट करता है मुझे अभी भी अमेजमेंट होता है कैसे जैस्मीन इतना सब कुछ इतनी जल्दी सीख सकती है। अब देखते हैं नहाने के बाद सब लोग तैयार होते हैं वापस जाने के लिए और कुछ ही देर बाद वो लोग अपना जर्नी चालू करते हैं। बहुत दूर जर्नी करने के बाद हम देखते हैं एडम अब आर्थर को उसके पापा के बारे में बताने लगता है कि उसके पापा की वजह से कभी कभी कितने ज़्यादा मुश्किलें उनको आई थी। पर ऊपर से तभी हेलेन भी उसके बारे में कुछ कहने लगती, पर उसे रोकते हुए वो कहता है ओ ज़्यादा कुछ नहीं और ये सब बोलने की अभी ज़रूरत भी नहीं है। आर्थर तभी अपनी मॉम को देख के कहता है मॉम अब ठीक है ना? वो हंसते हुए कहती है कुछ थकी हुई हूँ बेटा, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुन के आर्थर शांत होकर तभी अपनी किताब पढ़ने लगता है, पर तभी उसे अजीब लगता है। वो दूसरी तरफ देखता है। हम देखते हैं जैस्मीन एक जगह से उसे देखते हुए कहती है मुझे और सिखाओ मुझे, पर वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। पर तभी वहाँ पे जोर से साउंड होता है, उनका गाड़ी शेक करने लगता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हेलेन चिल्लाते हुए कहती है बैंडिट्स फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उनमें से एक बंदी विंड मैजिक चालू करती है और वहाँ पे हम देखते हैं कोई तीर मारने लगता है, पर उनके गाड़ियों के चारों तरफ अब हवा बहने लगते हैं, जिसके वजह से वो सारे तीर उड़ के कहीं और जाने लगता है। अब एक एक करके सब अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जैसे कि एडम, रे, हेलेन, सब कोई। हम देखते हैं हेलेन के ऊपर कुछ तीर आके लगा भी था, पर उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। आर्थर तभी सामने देखता है, डर जाता है और सोचता है डैम इट, हम कम्प्लीटली सराउंडेड हो चुके हैं। ऊपर हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि उनको निशाने पे रखा हुआ है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है प्रीटी गुड कैच बॉयज, सिर्फ औरतों और बच्चों को जिंदा छोड़ना और औरतों और बच्चों के ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता तो है ना डैमेज गुड्स, उनके वजह से बहुत कम पैसे मिलते हैं। तभी वहाँ पे हम एक खतरनाक बंदे को देखते हैं जो अपने एक्स के साथ वहाँ पे आके खड़ा होता है। अब आर्थर सोचता है मैं ऑलमोस्ट भूल चुका था, हर एक दुनिया में इसके जैसा भद्दा एक बंदा ज़रूर होता है। क्या कहा था इसने? डैमेज गुड्स। उसे हम बहुत गुस्से में देखते हैं, वो अपना तलवार निकालने वाला था, पर तभी उसकी मॉम ये देखती है, उसे हक कर लेती है और कहती है बेटा चिंता मत करो बेटा, मैं यहीं पे हूँ। आर्थर तो बहुत गुस्से में था, पर अपनी मॉम की वजह से वो वहीं पे शांत हो जाता है। दूसरी तरफ अब हम सबको फाइट करते हुए देखते हैं। ऊपर से अभी भी वो लोग तीर मारे जा रहे हैं। गार्डन सबको एक साथ होने के लिए कहता है और तभी देखते हैं वहाँ पे अपना आर्थ मैजिक करता है, यानी आर्थ वॉल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ऊपर से आने वाले बहुत सारे तीर वहीं पे रुक जाते हैं। पर तभी भी एक दो तीर आर्थर और उसकी मॉम की तरफ आ रहे थे। तभी एंजेला अपना विंड मैजिक यूज करके उनको बचा लेती है। अब देखते हैं बहुत सारे डाकू एक साथ नीचे उतरने लगते हैं
और दूसरी तरफ से ऊपर से अभी भी सारे लोग नीचे तीर मारे जा रहे हैं। तभी रे को देखते हैं, एक बंदे को बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और वहीं पे ज़मीन पे धंसा देता है। और दूसरी तरफ पीछे देखते हुए जितने भी सारे डाकू वहाँ पे थे उन सबको एक ही बार में धूल चटा देता है। पर तभी उसके पीछे से एक बंदा उसे तलवार मारने आता, पर हेलेन वहीं पे उसके ऊपर एक तीर मारती है और उसे बचा लेती है। ये देख के रे उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम जस्मीन को भी फाइट करते हुए देखते हैं। वो भी एक एक को मारने लगती है और एडम को वो भी अपने स्पीयर से उन सब के ऊपर हमला करता है और सबको बुरी तरीके से मारने लगता है। यहाँ तक कि सबको जैस्मिन एक एक करके सबको मारते हुए जा रही थी, पर तभी उसके सामने एक बंदा आता है जिसके पास चाबुक था। वो चाबुक से बहुत खतरनाक तरीके से मारने लगता है और जैस्मिन को उल्टा सीधा बात कहने लगता है कि वो उसे कैसे रखेगा और हिलने के लिए मना करता है। पर जैस्मिन उसके हर एक मूव से अपने आप को बचा लेती है। पर हम तब भी देखते हैं उसकी गाल पे और छाती पे कुछ चोट आते हैं। आर्थर ये देखता है, उसको मदद करने के बारे में सोचता है, पर तभी वो लोग जहाँ पे थे उस गाड़ी में ज़ोरदार एक क्रैश होता है। हम देखते हैं रे, उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। और अब उन लोगों के सामने मेन लीडर को देखते हैं। आर्थर कहता है, मॉम आपको डैड को हील करना चाहिए, पर वो कांपने लगती है। वो सोचता है क्या मॉम के साथ कुछ गड़बड़ है। हम एलिस को देखते हैं, वो हेजिटेट करने लगती है। आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर यह देख के रे कहता है, आई एम फाइन हनी, वैसे मेरे इंजरीज उतने भी बुरे नहीं हैं, जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मेरे बारे में चिंता मत करना। और आर्ट अच्छे से सुनना, तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो मुझे तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना होगा, और इसी वजह से तुम अपने मॉम को लो और यहाँ से फिर से नीचे की तरफ चले जाओ। पर आर्थर सुनता नहीं और कहता है, नहीं पापा मैं मदद कर सकता हूँ, मैं यहीं पे रहूँगा, मैं आप सबको यहाँ पे छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊँगा। वो ये सुन के स्माइल करता है और कहता है, अच्छे से मेरी बात सुनो आर्थर, मुझे पता है तुम फाइट कर सकते हो और इसी वजह से मैं तुम्हारे हाथों में तुम्हारे मॉम को छोड़ रहा हूँ। अब अपने पापा की बात सुन के आर्थर बहुत शौक में था और पास्ट में बिताए हुए मॉम के साथ बहुत सारे बातें सोचता है, जब उसको लग रहा था कि उसकी मॉम कुछ अजीब बिहेव कर रही है, और सोचता है क्या मॉम प्रेग्नेंट है। रे कहता है, मैं ये तुम्हें जायरस सिटी में पहुंचने के बाद बताने वाला था बेटा, पर अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। और आर्थर ये सुनते ही कहता है, पापा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मॉम को बचा लूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। एलिस रे को हील करने लगती है। रे कहता है, आर्ट तैयार हो जाओ, उनके पास वैसे 4 मेजेस है। डाकुओं के लीडर वो ये देखते ही कहता है, सानाफे उनके पास एक हीलर है, उसको भागने मत देना। तभी आर्थर अपने मॉम को लेके भागने लगता है और सोचता है, डैड मेरे लिए यहाँ पे मरना मत। आर्थर अपने मॉम को लेके भाग रहा था, पर तभी एक बंदा पीछे से उनके ऊपर हमला करता, पर एडम जल्दी से सामने आता है और उस बंदे को रोकता है। आर्थर को अपने मॉम के साथ जाने के लिए कहता है, पर तभी पीछे से एक बंदा आर्थर के ऊपर एम करता है, उसके मॉम के ऊपर एम करता है और एक खतरनाक तीर छोड़ता है जो कि उसके मॉम को लगता, पर आर्थर अपने तलवार की मदद से उसे बहुत मुश्किल से रोकता है। पर उसकी तलवार वो तो लकड़ी की बनी हुई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो तलवार वहीं पे टूट जाता है। पर वो बंदा जिसने ये तीर छोड़ा था, ये देख के वो बहुत ज़्यादा शौक होता है। हेलेन तभी उसे अपने तीर से मार देती है और उसे जल्दी से जाने के लिए कहती है। आर्थर भी भागने लगता है, पर तभी उसे याद आता है, कुछ तो गड़बड़ है, डैड ने कहा था उनके पास 4 मेजेस है, 1 2 3, पर 4 वो कहाँ है। तभी लीडर चिल्लाता है, प्लान के बारे में भूल जाओ और इन लोगों को जाने मत दो। ये सुनते ही आर्थर चौंकता है और सोचता है, क्या ये आखिर किसके बारे में बात कर रहा है। पर तभी देखते हैं एक बंदा अपना मैजिक चालू करता है, वो उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार था। और आर्थर ये देखते ही सोचता है, नहीं मैं अपनी माना यूज़ करके इसे डॉज करने के बारे में सोच तो सकता हूँ, पर मॉम इतना फास्ट नहीं होंगी, वो बच नहीं पाएंगी, डैम इट। तभी देखते हैं वो बंदा हमला करता है। आर्थर को देखते हैं, वो सोचता है, सॉरी मॉम, पर मुझे ये करना ही था। और तभी अपने मॉम को जोर से धक्का देती है और वो अटैक उसके ऊपर लगने ही वाला था। वो नरेट करता है, मुझे पता था मैं ये कर नहीं पाऊँगा, पर अगर मैं नीचे गिरूँगा तो मेरे साथ उस मेज को भी ले जाऊँगा। और तभी अपने माना से एक तलवार
उस मैजिक पावर के बीच में से मेज के पैर पे मारता है और माना स्ट्रिंग से उसे जकड़ लेता है। हम देखते हैं वो नीचे गिरने लगता है, पर उसके साथ साथ वो मेज भी नीचे गिरने लगता है। वो सोचता है, होप करता हूँ ये माना स्ट्रिंग ये काम करेगा। हम देखते हैं वो माना स्ट्रिंग को ग्रैब करता है, पर ऊपर वो मेज भी अब नीचे गिरता, पर वो छोटे से चोटी को पकड़ा हुआ था। कुछ ही देर बाद वो चोटी भी टूट जाता है। ये देखते ही डर्डन को देखते हैं वो अपने अर्थ मैजिक का यूज़ करता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो भी उसे बचा नहीं पाता। आर्थर को हम नीचे गिरते हुए देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू था। वो सोचता है, हाँ देख के लगता है कि सब कोई ठीक होंगे। डैम इट, मैं हमेशा से एक बड़े भाई बनना चाहता था। वो रोने लगता है। एपिसोड के शुरू में हमें किंग ग्रे की जगह को दिखाया जाता है। वहीं पे वो बैठे हुए थे, तभी अपने जगह से उठता है और कहीं जाने लगता है। सब उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। तभी वो किसी और एक कमरे में आता है। वहाँ पे हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो आदमी उसे देख के कहता है, किंग ग्रे। पर वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ पे कुछ तस्वीरों को देखने लगता है। और अब वो नरेट करता है, द काउंसिल जो कि इस कंट्री को गवर्न करता था, इसके पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को मैनेज करता था। पर हमारे जैसे दुनिया जहाँ पे प्रॉब्लम्स ही थे, जहाँ पे बर्थ रेट्स बहुत कम हो रहे थे, रिसोर्सेज बहुत कम हो रहे थे, इसी वजह से आर्मीज़ के फाइट से अब डुअल होने लगे और मैं भी उन्हीं में से एक था। तभी वो आदमी वो कहता है, अपने काम को एडमायर करना ये बहुत अच्छी बात है किंग ग्रे। वैसे मैं कह नहीं सकता, पर मैं आपसे जेलस हूँ। एनीवे, क्या मैं जान सकता हूँ आपका आखिर मकसद क्या है मेरे कमरे में आने का? ये बात किंग ग्रे सुनता है, पर तभी देखते हैं वो अपना मेडल वो उतार के वहीं पे रख के जाने लगता है और कहता है, मैं मार्लोन वापस जा रहा हूँ। पर ये सुनते ही वो आदमी कहता है, ग्रे रुक जाओ। और तब वो नरेट करता है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने में, पर किस चीज़ के लिए? फेम, ग्लोरी। पर इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मैं अब भी ऑर्फन हूँ। मेरे पास जो भी थे या फिर जिन सबको भी मैं प्यार करता था, चेरिश करता था, वो सब कुछ मुझसे दूर हो चुके थे। पर मैं अब अपना सब कुछ दे सकता हूँ उस जगह जाने के लिए जहाँ पे मेरे पास सब कुछ और सब कोई थे। तभी सीन इस दुनिया में या फिर प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं उसे एक जगह पे गिरा हुआ। वो सोचता है, मैं कहाँ हूँ और कैसे, मैं अब तक ज़िंदा कैसे हूँ? वो धीरे धीरे आँख खोलता है, अपने सामने एक खाने के पोटली को गिरा हुआ देखता है। पर तभी वहीं पे उसी मैजिशियन को देखता है जो कि उसके सामने गिरा हुआ था और वो मर चुका है। उसकी हड्डी से लेके सब कुछ पूरी तरह से टूट फूट चुका है, हालत भी बहुत ख़राब है। ये देख के उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो वहीं पे वॉमिट कर देता है। और तभी देखते हैं वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। पर फिर से उसके नाक के ऊपर एक पत्ता पड़ने की वजह से वो जाग जाता है और बहुत ही मुश्किल से गिरते पड़ते उस खाने के पोटली के पास जाता है और बाहर से शायद कुछ फ्रूट्स उठाता है और खाना खाता है। पर फिर देखते हैं फिर से शायद वो बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद जब वो जागता है, उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर नहीं उठ पाता। और तब फिर आँख बंद करता है, मेडिटेट करता है, अपनी माना कोर को स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। जहाँ जहाँ पे चोट आया था वहाँ पे ठीक करने की कोशिश करता है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो फाइनली उठ चुका था और बहुत ही मुश्किल से आगे जाने लगता है। पर जाने से पहले वो उस आदमी के पैर पे लगा हुआ उसका चाकू वो निकाल लेता है और तभी ऊपर देखता है उसी पहाड़ को जो कि बहुत ऊंचा था और सोचता है, क्या मैं बाहर से गिरने के बाद बच कैसे पाया? और तभी वो आगे जाने लगता है, सोचने लगता है कि वो आखिर कहाँ है, अब कहाँ जाएगा। पर तभी आवाज़ आता है, तुम जाग चुके हो? वो चौंक जाता है, वो आगे जाने लगता है। पर तभी उसी आवाज़ से वो पूरी तरह से डर जाता है। वो समझ नहीं पाता, वो उसी मूर्ति को देखता है और डर जाता है कि शायद ये अभी उठ के उसे मारने वाला है। वो उस बॉडी को जाके हिलाने की कोशिश भी करता है। पर तभी आवाज़ आता है, चिंता मत करो, ये मुर्दा उठने नहीं वाली, अगर तुम्हें इसी का डर है तो। ये सुन के वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है। पर तभी सोचता है, वेट, पर ये आवाज़, ये आखिर कौन है? और तभी कहता है, तुम कौन हो मिस्टर? क्या तुमने ही मुझे बचाया था?
और तभी इधर उधर देखने लगता है, चाकू से मूव करने लगता है। पर आवाज़ आता है, हाँ अगर तुम्हारा यही सवाल है तो मैंने ही तुम्हें बचाया था, और अगर इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ जानना है तो फिर मेरे यहाँ पे आ जाओ। पर आर्थर पहले कहता है, किसने कहा तुम्हें? मैं तुम्हारी बात सुन के तुम्हारे पास चले जाऊंगा? पर वो कहता है, वेल मैं ही हूँ जो कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जा सकती है। ये सुन के उसे अपने मम्मी पापा की याद आता है और वो सोचता है, क्या वो लोग ठीक होंगे, या फिर क्या वो लोग जायरस सिटी सेफली पहुँच चुके हैं? और कहता है, मिस्टर बॉयस, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे किस तरफ जाना होगा? यह सुन के वो कहता है, तुम बहुत जल्दी सीखते हो आर्थर, पर यह थोड़ा सा रूड नहीं होगा? तुम एक लेडी को मिस्टर कह रहे हो? पर आर्थर थोड़ा सा शॉक होता है, उसे कैसे उसका नाम पता है। तभी वो कहता है, रुको मैं ही तुम्हें दिखाता हूँ। तभी आर्थर का आँख रेड ग्लो करने लगता है, उसके सर में दर्द होने लगता है। वो वहीं पे बैठ जाता है, वहाँ पे जाने का रास्ता उसके दिमाग के अंदर आ जाता है। और तभी वो कहती है, मैं रिकमेंड करती हूँ तुम जल्दी से जल्दी निकलो, क्योंकि यहाँ पे जंगल के अंदर अंधेरा होने से पहले बाहर आना सबसे बेहतर होता है। और तब देखते हैं उसकी बात सुन के आर्थर अब उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था, आखिर उसने किस तरह का मैजिक यूज करके उसे बचाया होगा, क्योंकि वो जितना इस बारे में सोच रहा है उसके दिमाग में सवाल उतने ही बढ़े जा रहे हैं। पर तभी वो कुछ आवाज़ सुनता है, सामने की तरफ जाता है और सोचता है, काश मैं जो सोच रहा हूँ ये वही हो। तभी सामने एक वाटर लेक देखता है। देखते ही वो पूरी तरीके से नंगा पुंगा होके नीचे उतर जाता है। वो वहीं पे नहाने लगता है और ये देख के वो लेडी कहती है, अरे अरे तुम तो बहुत केयर फ्री हो। आर्थर पहले तो अपने आप को छुपाता है। ये देख के वो कहती है, हाँ चिंता मत करो, वैसे भी वहाँ पे देखने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है। ये आर्थर को बहुत बुरा लगता है और वो सैडली आगे बढ़ने लगता है। और ऐसे ही देखते हैं आर्थर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जब भूख लगता है तो कोई फ्रूट, और जब प्यास लगता है तो नदी से या फिर कहीं से पानी पी लेता है। और ऐसे ही चलते चलते लगभग शाम हो चुका था। वो तभी एक पहाड़ के पास आके रुक जाता है। आवाज़ आता है, आई एम ग्लैड तुम सेफली यहाँ तक आ पाए। पर आर्थर तभी एक टहनी को पकड़ के कहता है, सो नाइस टू मीट यू। वो हंसते हुए कहती है, इंटरेस्टिंग, पर मैं बता दूं कि ये मैं नहीं हूँ। तुमको मुझसे मिलने के लिए अंदर इस गुफा के अंदर आना होगा। आर्थर इस गुफा को देख के थोड़ा सा डर जाता है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है और सोचता है, मॉम डैड मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाने लगता है। और तभी वो कहती है, अपने पैर संभाल के। और ये कहते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा बहुत बहुत दूर नीचे आके गिरता है। उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट आया था, दर्द भी हो रहा था और सोचता है, क्या मुझसे ये नहीं कहा जा सकता था लगभग 2 माले से गिरूंगा ऐसा फील होगा। वो अपने आप को संभालता, पर तभी सामने जब देखता है डर जाता है, पीछे चला जाता है और सोचता है, क्या ये क्या है? उसके सामने हम एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी वो मॉन्स्टर वो कहती है, फाइनली हम मिल चुके हैं बच्चे। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे आर्थर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो कहती है, ऐसे मुंह खुला मत रखो, मच्छर घुस जाएंगे। आर्थर बहुत डरने लगता है। हम उसके बॉडी में एक जगह कटा हुआ देखते हैं, पर तभी उसके सामने वो झुकते हुए कहती है, मुझे डायमेंशनल रिफ्ट खोलने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा और तब तक तुम यहाँ पे रह सकते हो। वैसे खाने के लिए बहुत सारे स्पेशल फ्रूट्स है तुम्हारे लिए। आर्थर अब थोड़ा सा संभालता है और उसे शुक्रिया कहता है। तभी वो फ्रूट्स की तरफ जाके एक फ्रूट को खाता, पर तभी वो दुखी होता है अपने मॉम और डैड के बारे में सोच के। पर तभी पीछे से वो मॉन्स्टर आता है और कहती है, वैसे ये थोड़ा सा बीटर टेस्ट करेगी। आर्थर डर जाता है, उस फ्रूट को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं आर्थर खाने लगता है। आर्थर उसकी तरफ देख के कहता है, मुझे पता है आप एक लेडी है, पर क्या मैं आपको कोई बेहतर नाम से पुकार सकता हूँ? वो कहती है, हाँ मैं हूँ सिल्विया। वो सुन के कहता है, सिल्विया क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुमसे कुछ सवाल करूँगा तो? वो कहती है, नहीं कोई बात नहीं करो, पर मैं इतना बता सकती हूँ, मैं तुम्हारी हर सवाल का जवाब नहीं दूंगी। और अब आर्थर नरेट करता है, और ऐसे बात करते हुए जितने समय बीतते गए उतने ही सिल्विया के लिए जो डर मेरे मन में था वो धीरे धीरे फेड होने लगा।
और मैंने भी उससे धीरे धीरे अलग अलग सवाल करने लगे, जैसे कि ये जगह कैसा है, और वो यहाँ पे कैसे है, वो आखिर कहाँ से आई है, और उसके बॉडी में ये काट कैसे है, और आखिर उसने मुझे क्यों बचाया। सिल्विया कहने लगती है, वैसे तुम्हारा पहला सवाल वो बहुत आसान है। ये जगह फॉरेस्ट और बीस्ट ग्लेड इन दोनों के बीच में आती है। वैसे भी किसी को इस जगह के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। तुम आर्थर, तुम वो पहले हो जो कि इस जगह पे आया है। ये सुन के वो कहता है, ओ वैसे तुम मुझे आर्ट कह सकते हो, बोल सकते हो कि ये आर्थर का शॉर्ट नेम है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। वो कहती है, वेरी वेल, मैं भी तुम्हें आर्ट कहूंगी। तुम्हारी दूसरी जो सवाल है, मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, मेरे पास एक चीज है, उनको वही चाहिए। और ये जो वाउंड तुम देख रहे हो, ये मेरे एनिमीज के साथ लास्ट बैटल के दौरान आई थी। और तुम्हारा सवाल, मैंने तुम्हें आखिर क्यों बचाई, क्योंकि तुम्हारा करेज और तुम्हारा सैक्रिफाइस वो मुझे पसंद आई थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही लोनली हो गई थी। ये कह के वो जाने लगती है और कहती है, मुझे अपने वाउंड के ऊपर भी ध्यान रखना होगा ताकि अच्छे से मैं पोर्टल को खोल पाऊं। पर जाने से पहले तभी कहती है, ओह मैं ऑलमोस्ट भूल चुकी थी, मैं अभी एग्जैक्टली तो नहीं देख सकती कि वो लोग कहाँ है, पर मैं इतना बता सकती हूँ, तुम्हारी फैमिली वो पूरी तरीके से ठीक है और सेफ है। आर्ट सेफ, ये सुन के जैसे कि आर्थर रो देता है। ये खुशी के आंसू थे और वो कहता है, थैंक यू सिल्विया। कुछ देर बाद वो नैरेट करता है, ऐसे ही समय बीतते गए। मैंने और सिल्विया ने बहुत मज़े किए। हम लोग बहुत बातें करा करते थे, यहाँ तक कि मैं 2 हॉर्न्स और सब कुछ के बारे में बातें करता था, और वो भी अपने बारे में बताती थी जब भी हम फ्री होते थे, जब वो पोर्टल ओपन नहीं कर रही होती थी। पर हाँ, एक चीज़, सिल्विया कभी भी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलती थी, और शायद इसी वजह से मैं धीरे धीरे समझने लगा था वो आखिर किस तरह की मिस्टीरियस बीइंग है। तभी हम उसे मेडिटेट करते हुए देखते हैं। और नरेट करता है, सिल्विया बिल्कुल वैसी है। क्या मुहावरा होता है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ये उसके ऊपर बहुत अच्छे से जाता है। जैसा उसे देख के लगता है वो बिल्कुल वैसी नहीं है। तभी सिल्विया उसे देख के उसे एक फ्रूट खाने के लिए देती है, पर तभी आर्थर अपने फैमिली के बारे में और उसी डाकू के बारे में सोचता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो उसे मारने के बारे में सोचता है, बहुत बुरी मौत देने के बारे में सोचता है। ये सब वो सोच ही रहा था, तभी सिल्विया उसके सर पे अपनी उंगली से मारती है। आर्थर को ये कुछ भी समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है और वो कहती है, आर्ट, हाँ मानती हो तुम गलत नहीं हो, पर फिर भी अपने अंदर ऐसे हेट्रेट, वेंजन ये सब रखने के बाद तुम और कुछ नहीं बल्कि अपने आप के ही नुकसान कर रहे हो। इसके बदले अच्छे से जियो। हाँ, हो सकता है इसके बाद भी तुम्हें बार बार ग्रीफ, मिसफॉर्चून मिले, पर उन सब से सीखना और हमेशा एक स्माइल के साथ आगे बढ़ते रहना। तभी उसके पास जाते हुए कहती है, ओह क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा ही मार दिया है क्या? पर आर्ट सोचता है, क्या बात है, मुझे एक ऐसा कोई जो कि देखने के बाद इविल लगता है वो मोरल लेक्चर दे रही है। पर तभी वो कहने लगती है, आर्ट तुम ये फ्रूट क्यों नहीं खा रहे हो? आर्ट हंसता है और कहता है, ओह ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। पर सिल्विया, तुम्हारा ये वाउंड ये 3 दिन और ख़राब होते क्यों जा रहा है? पर वो कहती है, अरे चिंता मत करो, ये ऐसा ही है, जल्दी ठीक हो जाएगी। आर्ट खा रहा था। सिल्विया पूछती है, ओ हाँ, मुझे तुमसे और एक बात पूछनी है। मुझे जितना पता है तुम्हारे जैसे ह्यूमंस नॉर्मली टीनेज ईयर्स जैसे कि 12-13 साल के होने के बाद वो अपने माना कोर को फॉर्म कर पाते हैं, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया? ये सुन के वो कहता है, ओह मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं जीनियस हूँ। वो कहती है, ओह तो फिर तो तुम ये सीख सकते हो। वो कहता है, क्या सीख सकता हूँ? और तभी देखते हैं सिल्विया अपने आसपास में से सब कुछ का माना एब्जॉर्ब करने लगती है और कहती है, जब तुम फाइट कर रहे होगे तब भी, या फिर चलते टाइम, या फिर कभी भी तुम आसपास के सभी चीज़ों में से माना ले सकती हो। आर्थर ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, कैसे, तुम ये कैसे कर रही हो? वो उसे अच्छे से सिखाती है और कहती है, नॉर्मली ह्यूमंस का माइंड बहुत लीनियर होता है, पर तुम अगर अच्छे से ध्यान लगाओगे तो ये कर सकते हो। अब आर्थर भी ध्यान लगाना चालू करता है
और तभी देखते हैं धीरे धीरे वो इसका प्रैक्टिस चालू करता है और करते जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। बहुत समय बाद जब उसका ये प्रैक्टिस ख़त्म होता है, जब वो अपने आसपास के सभी चीज़ों में से माना एब्जॉर्ब करने लगता है, तभी खुश होकर सिल्विया को बुलाते हुए कहता है, सिल्विया मैंने कर दिया। पर तभी सिल्विया को देखता है वो नीचे गिरी हुई है, उसके सामने वही पोर्टल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून गिर चुका है। आर्ट दौड़ते हुए उसके पास जाता है, कहने लगता है, सिल्विया सिल्विया क्या हुआ है तुम्हें? पर तभी वहाँ पे चाहते ही वो डर जाता है। बहुत सारा खून बह चुका है, यहाँ तक कि खून उसके पैरों में भी लग चुका है। वो बहुत ही मुश्किल से अपनी नई सीखी हुई टेक्निक की मदद से उसकी बॉडी को घुमाता है। पर जब उसकी वाउंड को देखता है वो शॉक होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और वो अब उसी पोर्टल की तरफ देखता है और सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर इसी वजह से क्या? और वो अपने पास्ट के सारे मोमेंट्स के बारे में सोचता है, सिल्विया के साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट, और वहीं पे बैठ जाता है। तो फिर ये वाउंड इसीलिए और बुरी होते जा रही थी, क्योंकि वो इस पोर्टल को बना रही थी, और ये सब कुछ वो बस मेरे लिए। और वो रोना चालू करता है। पर तभी सिल्विया किसी तरीके से उसे पकड़ते हुए कहती है, इट्स ओके लिटिल वन। पर वो रोते हुए कहता है, कैसे सब कुछ ठीक है जब तुम मेरे लिए मर रही हो? वो रोना स्टार्ट कर देता है, बहुत बहुत रोता है और नरेट करता है, मैं रोया, बहुत रोया, यहाँ तक कि पहली बार मैंने इतना रोया कि जैसे कि मेरे अंदर का बच्चा बाहर आके रो रहा हो। तभी सिल्विया कहती है, क्या तुम्हारा रोना हो चुका है? वो कहता है, नहीं, कैसे हो सकता है? पर वो कहती है, नहीं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम्हें अब अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। पर वो कहता है, मैं कैसे अपने आप को ब्लेम करे बिना रह सकता हूँ, जबकि सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा है। सिल्विया उसे समझाने लगती है, पर वो समझता ही नहीं, रोने लगता है। तभी वो कहती है, वैसे मेरी ये नाम, ये लगता है मेरी इस अपीयरेंस पे सूट नहीं करती है ना? और तभी देखते हैं उसका ये वेसल वो चेंज होने लगता है, वो बदलने लगती है। और कुछ ही देर बाद वहाँ पे हम एक बहुत खूबसूरत ड्रैगन को देखते हैं। आर्थर बहुत शॉक होकर देखने लगता है। अपने नए रूप में आने के बाद वो कहती है, देखो तो अब लगता है कि मेरा नाम सिल्विया है और ये नाम मुझ पे जज रही है। आर्थर चौंकते हुए कहता है, सिल्विया तुम एक ड्रैगन हो? वो कहती है, हाँ, तुम्हारे ह्यूमंस मुझे तो ऐसे ही ड्रैगन सी शायद बुलाते होंगे, पर मैं क्या करती, मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म का ही यूज़ करना था इस पोर्टल के काम को ख़त्म करने के लिए। पर जब अब मेरा ये वेल वो जा चुकी है, तो फिर वो लोग भी जल्दी आने वाले होंगे। पर वो कहता है, क्या, कौन आएंगे? तभी पोर्टल ओपन हो जाता है। सिल्विया कहती है, लिसन केयरफुली आर्ट, अलग होने से पहले ये लो, ये तुम्हारे लिए। तभी देखते एक बहुत ही खूबसूरत अंडा वो उसे देती है। उस अंडे को पकड़ के आर्थर सोचता है, ये अंडा उतना हैवी तो नहीं है, पर फिर भी बेयरली मैं इसे पकड़ पा रहा हूँ। पर तभी देखते हैं सिल्विया अपने एक पंख निकालती है और उससे उस अंडे को रैप करने के लिए कहती है, ताकि उसकी माना कंट्रोल रहे। और कहती है, और एक चीज़ तुम्हारे लिए। तभी अपने मुंह से उस पर टच करती है, जिससे हम देखते हैं आर्थर के बॉडी पे कुछ दाग, कुछ निशान आ जाते हैं। आर्थर दर्द से चिल्लाता है। वो कहती है, जब समय आएगा सब कुछ तुम्हारे सामने रिवील हो जाएगा आर्थर। आर्ट उसकी तरफ देख के कहता है, सिल्विया तुम्हारी आंखें, क्या तुम ठीक हो ना? पर सिल्विया कहती है, मैं पोर्टल अभी ओपन कर रही हूँ, पर मैं डायरेक्टली तुम जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे तुम्हें नहीं भेज सकती, पर तुम ह्यूमंस के करीब ही पहुँचोगे। पर वो कहता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। पर तभी वो जगह कांपने लगता है, ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। सिल्विया आर्थर को किसी तरीके से बचाती है, पर तभी आवाज़ आता है, लेडी सिल्विया, मैं एडवाइस करता हूँ जिद्दीपना छोड़ दीजिए और जो आपके पास है वो हमें दे दीजिए, और हो सकता है इससे वो आपकी इस वाउंड को हील कर दे। आर्थर उसे देखने लगता है और सोचता है, उसका फॉर्म वो तो बिल्कुल सिल्विया जैसे ही है। और तभी शायद वो अपने कुछ पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे सिल्विया को तकलीफ होने लगता है। आर्ट कहता है, सिल्विया? वो कहती है, मैं
तुमसे मुझे माफ़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मेरी बस एक और सेल्फिश रिक्वेस्ट है। क्या तुम मुझे ग्रैंडमा कह सकते हो, बस एक बार? उसका वाउंड बहुत बढ़ चुका है, उसमें से बहुत सारा खून निकले जा रहा है। आर्थर तभी उसे पकड़ता है और रोते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ तुम मेरे साथ आ जाओ। ये सुन के वो रोती है और कहती है, तुम्हें पता है ना मैं नहीं आ सकती। और तभी वो उसे एक धक्का देता है पोर्टल की तरफ और कहती है, फेयरवेल आर्ट। आर्ट उस पोर्टल में गिरने लगता है और कहता है, नहीं सिल्विया, ग्रैंडमा। धीरे धीरे पोर्टल गायब होने लगता है। सिल्विया भी उसकी बात सुन के रो देती है और कहती है, थैंक यू माय चाइल्ड। हम आर्थर को उसी पोर्टल से नीचे गिरते हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद गिरते गिरते वो एक जंगल में आके गिरता है। वो आसपास देखता है, हम उसे बहुत सैड देखते हैं और सोचता है वो जा चुकी है, मैं फिर कभी भी उसे नहीं देख पाऊंगा। और ये याद आते ही वो चीखने लगता है, रोने लगता है। पर क्या करता, कुछ देर बाद जब धीरे धीरे शाम होने लगता है, वो सोचता है मेरा मन मान नहीं रहा है, मैं बस उन 4 महीनों के बारे में ही सोचे जा रहा हूँ जो कि मैंने सिल्विया के साथ बिताया था। उन 4 महीनों में ही सिल्विया मुझे अपने खून की तरह ही देखती थी, यहाँ तक कि उसने मुझे ऐसे ऐसे टेक्निक सिखाई है जो कि मेरे पास नहीं थे। पर तभी देखते हैं उसका दिल धीरे धीरे धड़कने लगता है, जोर से थंप करने लगता है। वो उठता है, समझ नहीं आता, पर तभी आवाज आता है, टेस्टिंग टेस्टिंग। अच्छा है, हेलो आर्ट कहता है, सिल्विया तुम? पर तभी आवाज आता है, ये मैं सिल्विया हूँ। अगर तुम ये सुन रहे हो, इसका मतलब मैंने तुम्हें दिखा दिया है मैं असल में कौन हूँ और क्या हूँ। और ये सुन के आर्ट को समझ आ जाता है। वो सोचता है, अब मुझे याद आया, शायद तब उसने मेरे लिए वो मैसेज छोड़ी थी। हाँ जानती हूँ, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, पर तुम पूरी सच्चाई जानने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो। तुम्हारी बॉडी सिर्फ अभी 4 साल की है और तुम उतने ताकतवर भी नहीं हो। और तुम्हारा माना कोर वो अभी भी रेड स्टेज में ही है। ओह, वैसे बोलना भूल गई थी, पर मैंने तुम्हें एक स्मॉल गिफ्ट दिया था, मेरा विल। पर ये डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल तुम कितनी अच्छी तरीके से कर पाओगे, वो भी तुम्हारे फ्यूचर डेवलपमेंट के ऊपर। पर आर्ट सोचता है, आखिर किसने तुम्हें ये गिफ्ट देने के लिए कहा था? वो आवाज फिर से कहता है, ओह, और आर्ट मैं इमेजिन कर सकती हूँ तुम कैसी फील कर रहे होगे। सॉरो, एंगर, गिल्ट, यही सब तुम्हारे अंदर चल रही होगी। पर याद रखना, तुम्हारे पास एक फैमिली है जिसे कि तुम्हें देखना है और एक पर्पस जो कि इस लाइफ में तुम्हें फुलफिल करना है। आर्थर ये आवाज़ सुन रहा था और उसी अंडे को देखता है जो कि सिल्विया ने उसे दिया था। सिल्विया कहती है, मैं विश करती हूँ कि तुम अपने इस बचपन को अच्छे से जियो, खेलो, हंसते खेलते रहो और एक अच्छा आदमी बनो जिस पर मैं और तुम्हारी पेरेंट्स हम लोग प्राउड कर पाए। ओ हाँ, जब तुम्हारी माना कोर वाइट स्टेज को पार कर लेगी तब मेरी आवाज तुम एक बार फिर से सुनोगे। सो तब तक फेयरवेल किंग ग्रे। ये सुनते ही आर्थर चौंक जाता है, समझ नहीं पाता क्या। और कुछ ही देर बाद वो बस इसी बारे में सोचे जा रहा था, कब तक सिल्विया को उसके बारे में पता था, उसका असलियत पता था। पर उससे बड़ी सवाल है कि कैसे उसे पता था। और अब वो डिसाइड करता है कि ये लाइफ वो पिछली बार की तरह नहीं जिएगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। पर सबसे पहले वो फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि वो आखिर कहाँ है। और तभी देखते हैं उसने जो नया टेक्निक सीखा था उससे वो अपने माना कोर को और ताकतवर, अपने आप को ताकतवर बनाने लगता है और बहुत ही तेजी से उस जंगल में जाने लगता है और एक पेड़ के ऊपर चला जाता है। चारों तरफ अपने आसपास देखने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि वो एल्शायर फॉरेस्ट में है। वो पेड़ों के ऊपर से कूद के इधर से उधर जाने लगता है और सिल्विया की सिखाई हुई टेक्निक का यूज़ करने लगता है। और वो अब सिल्विया को थैंक्स कहता है कि उसकी वजह से वो अपने मैजिक को और देर के लिए यूज़ कर सकता है। और तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक करता है, वो बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बस जंप किए हुए जा रहा है। पर तभी
दूर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आता है। वो सोचता है क्या ये तो एक ह्यूमन है। तभी कुछ ही देर बाद वो उस आवाज़ का पीछा करता है। वो पेड़ से धीरे धीरे उतरने लगता है और जब सामने देखता है वहाँ पे आवाज़ सुनाई देता है, कोई बचा बचा। पर तभी ये आवाज़ बंद किया जाता है। कोई किसी को मारता है और चुप करा देता है। तभी वो वहीं पे कुछ लोगों को देखता है जो लोग बात कर रहे थे किसी को ले जाने के लिए। एक एल्फ लड़की के बारे में बोल रहे थे कि उसका दाम बहुत अच्छा मिलेगा और वैसे ये एक बच्चा है और वर्जिन है, इससे तो और अच्छा दाम मिलेगा। ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सब स्लेव ट्रेडर्स थे। तभी हम वहीं पे उन लोगों के पास एक लड़की को देखते हैं। वो वही पेड़ पे वेट करता है। अगले दिन देखते हैं वो नरेट करता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था ये लोग फॉरेस्ट टाउन को कैप्चर कर पाएंगे, पर मुझे इतना पता है फॉरेस्ट टाउन में से कोई एक भी तुम्हें अगर मिले तो उनके मदद से तुम फॉरेस्ट से बाहर जा सकते हो। फिर से रात होता है। उनका पीछा करते करते उनके साथ साथ ही वो जाने लगता है और सोचता है वो अकेला उन चारों को नहीं मार सकता। अभी उसका एज उतना नहीं हुआ है, वो सबको एक साथ नहीं संभाल पाएगा और इसी वजह से उसे एक प्लान की ज़रूरत है। वो ऐसे ही पीछा करते जाता है, दिन रात एक कर देता है, वेट करता है, अपनी माना को स्ट्रेंथन करता है, अपने आप को ताकतवर बनाता है। और अब अपने आप को ताकतवर बनाने के बाद वो सोचता है अब समय आ चुका है। तभी देखते हैं एक पेड़ से किसी फ्रूट को शायद लेता है और फेंकता है। उसकी आवाज़ से उनमें से एक बंदा कहता है, अरे उनको पहले चुप कराओ नहीं तो सारे के सारे जानवर को जगा देंगे। ये सुन के एक बंदा उन सारे हाउंड्स के पास जाता है। आर्ट सोचता है मेरे पास अब कोई वेपन नहीं है तो फिर मुझे अब पिछले लाइफ की जो टेक्निक है उसका ही इस्तेमाल करना होगा, पर आई डोंट नो यहाँ पे वो टेक्निक काम आएगा कि नहीं। तभी देखते हैं वो अपने हाथों को माना जैसा यूज़ करता है और बहुत ही तेज़ी से उस बंदे के पीछे चला आता है। उस बंदे को देखते हैं वो वहाँ पे उन सारे हाउंड्स के सामने था, उनको चिढ़ाने लग रहा था, पर तभी वो समझ पाता उससे पहले ही आर्ट उसके पीछे आता है और उसके गले को स्लैश करता है, चीर देता है। उसका खून बाहर से निकलने लगता है। उसके मरने के बाद उसका वेपन वो ले लेता है और वहीं पे जो हाउंड्स थे वो जाके उसे खा लेते हैं। दूसरी तरफ जब दूसरा बंदा देखता है कि पहले बंदे को देर हो रहा है, वो देखने जाता है। आर्ट उसके पीछे से आके उसे भी वहीं पे मार देता है। कुछ देर बाद बाहर इतनी आवाज़ सुन के अंदर से दो बंदे थे, वो दो बंदे ही एक साथ बाहर आ जाते हैं। आर्ट पहले तो डरने लगता है, पर तभी एक बंदे को पीछे से डिस्ट्रैक्ट करता है, पर वो बंदा भी उसे देखता है, उसके ऊपर हमला करता है, पर आर्ट अपने टेक्निक की मदद से उसकी पैरों को ही काट देता है। अब ये करते हुए देख के वो बंदा चिल्लाने लगता है, दूसरे बंदे को अलर्ट करता है, संभाल के, ये बच्चा एक मेज है। ये सुनते ही वो बंदा भी अपना मैजिक चालू करता है। मेज है? ये सुनते ही उस बंदे को जैसे लालच आ जाता है। वो अब आर्ट को मारना नहीं, उसे कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि आर्ट एक बच्चा जो कि मैजिक कर सकता है, उसका प्राइस एक एल्फ किट से भी महंगा होगा। और तभी देखते हैं वो उस पर एक एक करके हमला करने लगता है। आर्ट उससे भागने की कोशिश करता है, पर वो बहुत तेज और बहुत पावरफुल था, जिसके वजह से आर्ट को थोड़ा सा तकलीफ होता है। पर तभी देखते हैं आर्ट एक चीज़ फेंक के उस बंदे को मारता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पर तभी आर्ट माना से इम्ब्यूड करके उसी छोटे चाकू को उसके ऊपर फेंकता है, पर वो बंदा उसे पकड़ लेता है और तेज़ी से आर्ट की तरफ जाके उसको वो वेपन उसे दे देता है। आर्ट सोचता है नहीं, वो बहुत तेज है। तभी देखते हैं वो उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे आर्ट बहुत बहुत दूर जाके गिरता है। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था, वो अब कुछ नहीं कर सकता। वो बंदा उसे पकड़ लेता है और गिव अप करने के लिए कहता है, क्योंकि वो अभी भी बहुत छोटा है, उसका ये स्मॉल बॉडी उस बंदे को कुछ भी नहीं कर सकता। पर तभी आर्ट सोचता है विंड मैजिक में अगर हवा को कंडेंस करने के बाद एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है, तो फिर इस दुनिया में ऐसा भी तो हो सकता है फायर को कंडेंस करने के बाद। और तभी देखते हैं वो अपना मैजिक चालू करता है, उस बंदे के हाथ को पकड़ के वहाँ पे फायर कंडेंस करने लगता है और कुछ ही देर बाद उसका हाथ वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। वो बंदा दर्द से चीखने लगता है। तभी मौका पाके आर्ट उसके पीछे आता है और उसी चाकू को फिर से उसकी तरफ फेंकता है और उसके गले को ही अलग कर देता है। अब पीछे से दूसरा बंदा वो उससे भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे,
पर आर्ट उसको बहुत ही गुस्से में देखता है और कहता है, आई एम श्योर उस छोटी बच्ची ने भी यही कहा होगा। उसे मारने के बाद वो उसी एल्फ के पास जाता है और उसे हंसते हुए बाहर आने के लिए कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, तुम आ सकती हो और घर वापस जा सकती हो। हम उसी एल्फ को रोते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद आर्ट उसके पट्टी खोल देता है। वो बहुत खुश होके उसे थैंक यू कहती है। आर्ट भी तभी उसे चुरा के ही बाहर से जाने लगता है, पर वो उसे खींचती है और कहती है, क्या तुम इतनी क्यूट लड़की की मदद नहीं करोगे, एक बच्चा जो कि डरी हुई है। आर्ट समझाता है कि उसे भी घर जाना है और वैसे भी एल्फ्स तो नॉर्मली फॉरेस्ट में सेफ रहते हैं, पर वो समझाती है, नहीं ये सच नहीं है, वो एडल्ट्स के लिए होगा, पर बच्चों को उनको हाउंड्स या फिर गोलेम्स खा लेते हैं। ये सुन के आर्ट फाइनली मान जाता है उसकी मदद करने के लिए और उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है और जाने लगता है, पर वो डर जाती है। पर आर्ट समझाता है कि वो उनके लिए कुछ सप्लाईज और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेने जा रहा है। ये सुन के वो खुश होती है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं आर्ट कैरिज के अंदर से जो भी ज़रूरत के सामान थे वो अपने लिए ले लेता है और जर्नी के लिए तैयार होता है और सोचता है, मैं बस होप कर सकता हूँ एल्फ्स वो मुझे मेरे घर तक पहुंचा देंगे। और तभी देखते हैं वो उसी एल्फ के पास आता है और उसे उसका क्लोथ वापस करता है और पहनने के लिए कहता है। ये देख के वो बहुत खुश होती है। आर्थर भी उसे देख के हंसते हुए कहता है, चलो अब वापस चले। और तभी हम देखते हैं सुबह हो चुका है। आर्थर नरेट करता है, जब हम लोग जा रहे थे वो पॉइंट कर रही थी किस तरफ जाना है और जर्नी में मुझे इस एल्फ बच्चे के बारे में बहुत कुछ पता लगा। हम देखते वो उससे उसका नाम पूछता है जो कि टेसिया था और वो भी अपने बारे में बताता है। दोनों अपने अपने स्टोरी शेयर करते हैं। टेसिया उससे पूछती है, वैसे मैंने सुनी है कि ह्यूमंस वो परवर्ट्स होते हैं और उनके पास एक वाइफ से ज़्यादा वाइफ्स होते हैं। ये सुन के वो गुस्से में कहता है, क्या ये तुम्हें किसने कहा। ये सुनते ही वो रो देती है और कहती है, मेरे ग्रैंडपा ने कहा है। और फिर से उन दोनों में ये सब लेके बहस चलने लगता है और वो लोग फिर से आगे जाने लगते हैं। टेसिया अपने रीजन के बारे में बताती है, जैसे कि वो अभी भी अवेकन नहीं हुई है, पर जब अवेकन होगी तो उसे एक पर्सनल ट्रेनर मिलेगा। ओके, मैं यहाँ से हर एक पैनल दिखाता जाऊँगा और नरेट करता जाऊँगा, आप लोग देखते रहिएगा। ऐसे उनका जर्नी चलता है। जब भूख लगता तब वो खाना खाते और ऐसे करते करते हम देखते रात होता है। उनका खाना भी अब ख़त्म हो चुका है। आर्थर ने वहाँ पे टेंट करा था। वो टेसिया को अंदर जाके सोने के लिए कहता है। टेसिया उसे पहले कहती है, तुम नहीं आओगे, पर वो कहता है, नहीं मैं बाहर से गार्ड करूँगा। अब जब वो बाहर बैठा हुआ था वो अपने उसी व्हील को फिगर आउट करना चाहता था जिसको कि सिल्विया ने उसे दिया था। पर तभी देखते हैं टेंट के अंदर से टेसिया बाहर आते हुए कहती है, क्या तुम श्योर हो ना, तुम अंदर नहीं आओगे। बेसिक ग्रैंडपा ने मुझे तो कहा है कि मुझे किसी लड़के के साथ एक ही बेड में नहीं सोना चाहिए, पर फिर भी तुम चाहो तो आ सकते हो। पर आर्ट कहता है, नहीं तुम सो जाओ, मैं यहीं पे ठीक हूँ। पर यहाँ पे हम देखते हैं टेसिया डरी हुई थी और इसी वजह से वो उसको अंदर बुलाती है। आर्ट जब ये समझता है वो अंदर आता है, पर टेसिया कहती है, मैंने तुम्हें इसीलिए अंदर नहीं बुलाई कि मैं डरी हुई हूँ। पर आर्ट कहता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ, वैसे तुम अब सो जाओ। और इसी के साथ उनका ये दिन भी ख़त्म होता है। अगले दिन हम देखते हैं सुबह हो चुका है। आर्ट उठता है और नरेट करता है, उसी अनजाने जंगल में से हम लोगों ने अपना जर्नी कंटिन्यू करा। टाइम जल्दी जल्दी बीतते गए, पर हम लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे थे। और टेसिया की डर जाने के बाद उसे पता नहीं था कि मुझसे इंटरेक्ट कैसे करे। और ऐसे ही करते करते हम उन दोनों को बहुत बहुत दूर जाते हुए देखते हैं। फिर से शाम होता है। आर्थर को हम टेंट करते हुए देखते हैं, पर तभी कुछ अजीब होता है। आर्थर का हार्ट फिर से बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। वो अपनी छाती को पकड़ लेता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो नरेट करता है, इतने सब कुछ के बीच जब हम जर्नी कर रहे थे तब एक अनबियरेबल दर्द मुझे सहना पड़ रहा था। पता नहीं क्यों पर मेरे माना कोर वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। ये देख के टेसिया उसके पास आती है, पूछती है, क्या हुआ है आर्ट। पर वो कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नरेट करता है, मैं उसे नहीं बता सकता। कुछ देर बाद उसे फिर से वो दर्द होता है। वो लोग स्टे करते, आगे बढ़ते, ऐसे उनका जर्नी कंटिन्यू होता है। पर जाते टाइम बार बार आर्थर को दर्द हो रहा था अपनी माना कोर में। और वो सोचता है, डैम ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या मुझे उसे बताना। नहीं, वो और चिंता करेगी। अगले सुबह हम देखते हैं
आर्थर नरेट करता है। ऐसे ही दिन गुजरता गया। हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे, टेसिया एक एक करके अपने सराउंडिंग्स को अब पहचानने लग गई थी, पर फिर भी उसकी बॉडी इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो मेरे साथ कोप अप कर पाए, और इसी वजह से मुझे उसका सामान भी लेना पड़ रहा था। पर यह दर्द और मैं कितना छुपा सकता था, पर फिर भी मैंने संभाल लिया। कुछ देर बाद टेसिया उससे पूछती है, आर्थर वैसे हम लोग थोड़े से क्लोज हो चुके हैं, क्या मैं अभी तुम्हें आर्ट कह सकती हूँ जैसे कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें कहती है? आर्ट कहता है, हाँ कह सकते हो। ये सुन के वो कहते हैं, क्या बस इतना ही? ये सुनकर आर्थर हंसता है और कहता है, ओह मैं सच में बहुत ऑनर्ड हूँगा। टेसिया अर्लीथ वो मुझे अब से आर्ट कहेगी, ये मेरे लिए कितनी सम्मान की बात है। ये सुन के टेसिया को गुस्सा आता है, पर तभी एक पेड़ पे वो कुछ नोटिस करती है। मुझे लगा मैंने कुछ देखा है आर्थर, जल्दी आओ जल्दी आओ। आर्थर कहता है, हाँ क्या देखोगी, और यहाँ पे है ही क्या, मॉस, पत्ते, फॉग, पेड़, और क्या हो सकते हैं। पर वो उसे खींच के ले जाने लगती है और आर्थर नरेट करता है, हाँ मानता हूँ वो मुझसे छोटी है मेंटली, पर फिर भी हम क्लोज होने लगे थे। कुछ देर बाद देखते हैं टेसिया पेड़ के पास आ चुकी थी और वहाँ पे सभी पेड़ को वो टैप करने लगती है और तभी बहुत खुश होती है। आर्थर को समझ नहीं आता, वो कहता है, टेसिया क्या हुआ है? वो खुश होते हुए कहती है, हम लोग आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे हैं देखो। तभी उस पेड़ को हम बहुत ज़्यादा ग्लो होते हुए देखते हैं। आर्थर को समझ नहीं आ रहा था, पर वो पेड़ और ज़्यादा ग्लो हो रहा था। और अब टेसिया उसकी तरफ देख के कहती है, आओ आर्थर मेरे साथ आओ। और कुछ ही देर बाद आर्थर को हम एक जगह टेलीपोर्ट होके गिरते हुए देखते हैं। वो सोचता है, आई हेट टेलीपोर्टेशन गेट्स। टेसिया खुश होते हुए कहती है, देखो हम लोग आ चुके हैं। और तब उसकी बात सुन के आर्थर ऊपर देखते ही बहुत ज़्यादा शॉक होता है। हम उसको किसी और ही दुनिया में देखते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ थे, उसी के ऊपर घर और सब कुछ था, बहुत ही खूबसूरत जगह। और वो बस सोचता है, प्रिस्टाइन। तभी देखते हैं उन दोनों को बाहर के सारे लोग देखते हैं, पर तभी उनके सामने कुछ अपीयर होने लगता है। टेसिया आर्थर के सामने आ जाता है, आर्थर भी फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, पर तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि आके टेसिया के सामने झुकते हुए कहते हैं, वी वेलकम बैक द रॉयल प्रिंसेस। ये सुनते ही आर्थर चुप हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनकी तरफ देखता है, टेसिया की तरफ देखता है, टेसिया उसे देख के नोट करती है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं किंग एल्डुइन और क्वीन मेरियल वो उससे मिलने के लिए आए हैं, और वहीं पे उनके पीछे थे द ग्रेट वेरियन अर्लीथ, जिसकी की नाम हिस्ट्री बुक में है, जो कि है फॉर्मर किंग ऑफ एलिनोर, जिसने कि लीड किया था लास्ट वॉर अगेंस्ट ह्यूमन। वो आर्थर को देख के खुश होता है, स्माइल करता है। आर्थर भी उन सब को देख के अब टेसिया को धक्का देती है और सामने भेजती है। टेसिया अपने मम्मी पापा के साथ। आर्थर यह देख के खुश होता है और सोचता है, आई वंडर मेरे मॉम डैड क्या वो भी मुझे देख के ऐसे ही खुश होंगे। तभी किंग टेसिया को बचाने के लिए उसकी खातिरदारी करने का अनुमति चाहता है और फिर कहता है, फिर तुम मुझे बताओगे क्या हुआ था। उसकी आंखें देख के आर्थर सोचता है, उसकी टोन तो बहुत ज़्यादा जेंटल है, पर उसकी आंखें बता रहा है ये एक ऑर्डर है। और वो तभी झुकते हुए कहता है, आई एम ऑनर्ड किंग। पर तभी टेसिया उसे उन सब के सामने खींच के ले जाती है और कहती है, चलो आर्ट मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ। आर्ट उनके जगह उनके घर को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। कुछ ही देर बाद वो महल के अंदर था। किंग सबको उसकी खातिरदारी करने के लिए कहते हैं, उसके लिए नहाने के इंतज़ाम और एक रेस्ट रूम बनाने के लिए कहते हैं। पर आर्थर कहता है, थैंक यू किंग, पर मैं सब कुछ पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और ये सुन के हम देखते हैं सभी मिलके एक साथ अब बैठ चुके थे। वहीं पे बहुत सारा गार्ड्स और सब कोई थे। आर्थर भी वहीं पे बैठा हुआ था। और तभी आर्थर उठता है, ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम है आर्थर लेविन फ्रॉम द हम्बल टाउन इन द किंगडम ऑफ सैपिन। इट इज़ एन ऑनर टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ रॉयल फैमिली। और ऐसा कहते हुए वो नरेट करता है, हाँ मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा ओवर द टॉप हुआ है, पर फिर भी मेरे सामने है किंग और मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे एक बच्चा ना समझे। उसे ऐसे बात करते हुए सुन के किंग कहता है, तुम्हारी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम वेल एडुकेटेड हो आर्थर लेविन। वेरी वेल, अब तुम बोल सकते हो कि क्या हुआ था।
आर्थर अपने जर्नी के बारे में बताता है और कुछ बैंडिट का सामना हुआ था ये भी कहता है, पर वो नहीं कहता कि बैंडिट्स के साथ उनका क्या हुआ था और उसके साथ क्या हुआ था। और जैसे उसका स्टोरी आगे बढ़ने लगा, वहाँ की एटमॉस्फेयर भी चेंज होने लगा। और जैसे ही किंग एल्डुइन सुनता है स्लेव ट्रेडर्स के बारे में, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो कहता है, स्लेव ट्रेडर्स, मुझे पता होना चाहिए था, ह्यूमंस। पर यह सुनते ही आर्थर कहता है, विदाउट डिसरेस्पेक्ट, पर स्लेव ट्रेडर्स ये एक प्रोफेशन है, नॉट अ रेस, किंग एल्डुइन। पर यह सुनते ही एक सोल्जर गुस्से में उसकी तरफ तलवार आगे करता है, पर वेरियन रोक देता है और उसकी तरफ देख के कहता है, सो तुम कह रहे हो कि तुमने उन सारे स्लेव ट्रेडर्स से मेरी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए उनसे भीख मांगा। पर यह सुन के वो कहता है, नहीं एल्डर वेरियन, हाँ हो सकता हूँ मैं एक बच्चा, पर मैं एक मेज भी हूँ। मैंने उन सबको हरा के आपकी ग्रैंड डॉटर को बचाया था। पर यह सुनते ही एक सोल्जर गुस्से में उसकी तरफ तलवार करता है, पर वेरियन उसकी तरफ गुस्से में देखता है, जो देख के वो डर जाता है। पर आर्थर कहता है, जो भी हो आप लोग मेरा ये बात मानो या ना मानो, पर ये सच्चाई है। पर फिर भी टेस यानी प्रिंसेस टेसिया वो सेफली रिटर्न कर चुकी है और अब स्पेन में मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं आप लोग मुझ पर विश्वास करेंगे कि नहीं, पर टेस या आई मीन प्रिंसेस वो अभी सेफ है और मैं अपनी घर स्पेन में जाना चाहता हूँ। वो घर जाएगा। ये सुनते ही टेसिया कहती है, क्या तुम ऑलरेडी जा रहे हो आर्ट? उसे ऐसा बिहेव करते हुए देख के किंग और क्वीन देखते हैं। दूसरी तरफ वेरियन वो भी स्माइल करता है। यह सुन के आर्ट कहता है, मुझे हिस्ट्री पता है और अब मुझे नहीं लगता कि एक ह्यूमन को एल्फ किंगडम में रहना चाहिए। और उसके अलावा भी मुझे अभी ये देखना है कि मेरी फैमिली वो सेफ है कि नहीं, और मुझे उनको ये भी बताना है कि मैं खुद भी सेफ हूँ। किंग एल्डुइन कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ कि तुमने हमारी बेटी को बचाया, उसके लिए तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। पर टेलीपोर्टेशन गेट जिसका इस्तेमाल करके तुम लोग यहाँ पे आए हो, ये हर 7 साल में एक बार खुलता है, एक कॉन्फ्रेंस समिट होता है तभी। अभी भी सिर्फ 5 साल बचे हुए हैं उसके ओपन होने में। ये सुन के आर्ट थोड़ा सा दुखी होता है, पर वो कहता है वो कुछ लोगों को भेज सकता है ताकि उसके मॉम डैड को ये पता चले कि वो ठीक है। तब तक तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं आर्ट, हम तुम्हारी खातिरदारी करेंगे और हम कल ही स्कॉट भेजने की तैयारी करते हैं। ये सुन के आर्ट खुश होता है और थैंक यू कहता है। कुछ देर बाद हम उसे उसकी जगह यानी उसके रूम पे देखते हैं। वो नहाने जाता है, पर तभी उसे बहुत दर्द फिर से होने लगता है। ये दर्द दिन ब दिन और ज़्यादा बदतर होते जा रहा है। कुछ देर बाद उसे हम बैठा हुआ देखते हैं, उसके हाथ में हम उसी अंडे को देखते हैं। उसी अंडे को हम ग्लो होते हुए देखते हैं। वो सोचता है, मुझे नहीं पता है सिल्विया मुझे क्या करना है, आई विश कि तुम यहाँ पे होते। पर तभी दरवाज़ा नॉक होता है। वो अंदर आने के लिए कहता है। जब वो दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पे टेस खड़ी हुई थी और वो आते ही उसे अपने सर से एक हेडबट मारती है और कहती है, पहले तो तुम मेरी फैमिली से कोल्डली बातें करते हो और यहाँ पे आके ही तुम जाना चाहते हो। पर आर्ट उसे समझाता है, वो उसकी फैमिली से अच्छे से बातें कर रहा था ताकि वो रिस्पेक्टफुल लगे, क्योंकि वो किंग और क्वीन है और उसने उसे क्यों बताया नहीं। ये सुनते ही टेस कहता है टे, और ये देख के आर्ट को बहुत गुस्सा आता है। पर तभी टेस उसे फिर से कहती है, फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, तुम वो पहले हो जो कि मेरे दोस्त। ये सुन के आर्ट बहुत खुश होता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, कम ऑन क्राई बेबी, अब मुझे ये जगह नहीं घुमाओगी। कुछ देर बाद टेसिया उसे घुमाने लगती है, उसे अपनी फेवरेट जगह पे भी ले आती है, यहाँ तक कि उस जगह में अपने फेवरेट फ्लावर्स वो भी उसे दिखाती है और उसे देती। पर तभी आर्ट को कुछ महसूस होता है। वो उसके हाथ को पकड़ता है और उसे नीचे की तरफ खींचता है और तभी देखते हैं एक छोटे से चाकू को पकड़ता है जो कि दूर से किसी ने फेंका था, उसको पकड़ता है और वो उस तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी जब वो जाता, हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर वेरियन। वो उसे देखते ही कहता है, हेलो। आर्ट डर जाता है और कहता है, क्या तुम अपने पोती पर ऐसे हमला कैसे कर सकते हो? इसकी वजह से हो सकता है वो मर सकती थी। पर वो समझाता है, नहीं इससे तो कोई नहीं मरता, पर जो तुम्हारे पास है उससे जरूर। वैसे ग्रेट रिएक्शन, अब मुझे समझ आया कैसे तुमने कुछ स्लेव ट्रेडर्स को मारा था। तभी वहाँ पे टेस आती है और कहती है, ग्रैंडपा ऐसे उसे टीज करना बंद कीजिए। पर वो ये सुन के कहता है, टीज? हाँ, तुम्हें जानना चाहिए मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ये सुन के आर्ट थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है, क्या वो यहाँ पे आखिर क्यों आया है?
वो कहता है, बहुत समय के बाद मैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सन से मिला हूँ। और तभी आर्ट को एक लकड़ी का तलवार गिफ्ट करता है और कहता है, चलो देखते हैं तुम आखिर किस मिट्टी के बने हो। कुछ देर बाद वो तलवार हम आर्ट के हाथ में देखते हैं और वो तलवार आते ही आर्ट उसमें माना इम्ब्यूट करके एक स्लैश एल्डरबेरियन के गर्दन की तरफ करता है, जो देख के टेसिया डर जाती है। पर एल्डरबेरियन वो स्माइल करता है और कहता है, स्कैरी लिटिल ब्रैट। उसने अपनी माना की मदद से उसकी तलवार को सह लिया था। वो एल्डरबेरियन को कभी स्लैश करता है और एल्डरबेरियन उसकी अटैक को डॉज करता है और वो अटैक करता है फिर से। ऐसे करते करते दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगता है। पर आर्ट सोचता है, ये बहुत ताकतवर है, मैं इसके साथ कीप अप भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो तभी जंप करके मारने जाता है, पर देखते हैं एल्डरबेरियन अपने एल्बो से उसे एक मारता है, जिसके वजह से वो बहुत दूर चला जाता है। उसकी तलवार भी गिर जाता है, पर वो उसे अपने पैरों से पकड़ लेता है और देखते हैं एक खतरनाक स्लैश उसके ऊपर मारता है। पर उसको भी आसानी से एल्डरबेरियन रोक लेता है और सोचता है, मेरे माना के साथ भी मैं इसके साथ कीप अप नहीं कर पा रहा हूँ। वो उसे अटैक करने के लिए भागता, पर तभी इंस्टेंटली उसके पीछे वो आ जाता है। एक किक से उसे मारने की कोशिश करता, पर आर्ट जंप करता है और घूमते हुए उसके सर में अपने तलवार से मारता है। एल्डरबेरियन अपने माना से रोकने की कोशिश करता, पर फिर भी उसे टच कर जाता है। इस तरफ आर्ट को देखते हैं वो बहुत दूर चला जाता है। ये देख के टेसिया उसके पास दौड़ते हुए आती है और कहती है, आर्ट आर्ट ग्रैंडपा, तुम लोग ठीक हो ना? कुछ देर बाद एल्डरबेरियन के फोरहेड पे उस तलवार को लगने की निशान देखते हैं। वो कहता है, लगता है मैं ये डिजर्व करता था, मैं कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो गया था। पर ये देख के अच्छा लगा कि तुम मुझ पर एक हिट तो कर पाए। पर टेस गुस्सा होके ग्रैंडपा के पास जाके उसे जोर से पिंच करती है और कहती है, इसके बाद और ऐसा मत करिएगा, आर्ट को ऐसे टीजिंग मत करिएगा, आपको शायद उसको और हल्के में लेना चाहिए था। पर ये सुन के वो कहता है, क्या हल्के में? मैं अगर थोड़ा सा और हल्के में लेता तो यहाँ पे वो मुझे बुली कर रहा होता। ये सुन के आर्ट हंसता है और कहता है, मैं बहुत ऑनर्ड हूँ, एल्डरबेरियन मेरे बारे में ये सोचता है। ये सुनते ही वेरियन उसकी तरफ बहुत तीखी नज़रों से देखता है और कहता है, क्या ऑनर्ड हो? अगर ऐसी ही बात है तो फिर मेरा डिसाइपल बन जाओ, मेरा शिष्य बन जाओ। आर्ट ये सुनते ही चौंकता है और कहता है, क्या अब सीरियस है? वो कहता है, क्यों नहीं होऊंगा। पर आर्ट कहता है, मैं कैसे हो सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ह्यूमन हूँ और यहाँ पे एक ह्यूमन को रहना अलाउड भी नहीं है। पर वो कहता है, तुम पर कोई भी हाथ नहीं उठा सकता जब तक तुम मेरे अंडर में हो। पर आर्ट फिर भी नहीं मानता और कहता है, फिर भी मैं ये भी नहीं जानता मेरे पेरेंट्स वो ठीक है कि नहीं, या फिर वो लोग भी नहीं जानते कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं। ये सुन के बेरियन कहता है, ठीक है, अगर मान लो एक रास्ता हो जिससे तुम्हारी पेरेंट्स को पता चल जाए कि तुम जिंदा हो, या फिर तुम्हें पता चल जाए, वो ठीक है, क्या ये तुम्हारे लिए इनफ होगा? वो नरेट करता है, मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गया था, पर हमारे छोटे से फाइट के दौरान मुझे इतना तो पता चला तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है तुम्हारे माना कोर में, है ना? और ये आते ही जा रहा है। ये सुनते आर्ट चौंकता है और कहता है, आपको कैसे पता? पर वो कहता है, मैं कैसे जानता हूँ? इससे बड़ी बात यह है तुम इसकी रीज़न भी नहीं जानते कि तुम्हें ये दर्द क्यों हो रहा है, या तक कि तुम बीस्ट व्हील क्या है ये भी नहीं जानते। ये सुन के वो सोचता है, क्या बीस्ट व्हील? ये टर्म ये मैंने पहले कभी नहीं सुना है। पर यह सुनते ही मेरे दिमाग में सिल्विया की वो बात तो याद आ रहा है जब उसने मेरे कोर को हिट किया था। अब वेरियन बोलने लगता है, आई एम श्योर अब तक तुमने किसी ना किसी माना बीस्ट को देखा तो ज़रूर होगा, पर एक बीस्ट इतना पावरफुल हो सकता है कि वो लगभग कैटेगरी ए या फिर उससे हायर हो सकता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ होते हैं। वो इसे पास ऑन करते हैं अपने व्हील के रूप में या फिर अपने वंश को इनहेरिट कराते हैं। मैं तुमसे ये कभी नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे अंदर इतना पावरफुल बीस्ट व्हील कैसे आया, पर हाँ, जिस स्टेज पे तुम अभी हो, तुम्हारा बॉडी अभी है, इतना बता सकता हूँ कि ये तुम्हें तुम्हारी अच्छाई से ज़्यादा तुम्हारी बुराई कर रहा है। आर्ट पूछता है, जिस हिसाब से आप ये सब मुझसे बोल रहे हैं, क्या आपके पास भी बीस्ट व्हील है? ये सुन के वो अपना बीस्ट व्हील बाहर निकालते हुए कहता है, हाँ, मेरे पास जो बीस्ट व्हील है वो है टैमर। पर सुनो, मुझे पता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने फैमिली के पास वापस जाओ, पर मैं इतना बताऊँ
कि जो पावर तुम्हारे अंदर है, जो विल तुम्हारे अंदर है, उसे तुम्हारा ये इमेच्योर बॉडी अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता, और इसे जल्दी ही कंट्रोल अगर नहीं कर पाओगे तो फिर ये पावर अंदर से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। सीन शिफ्ट होता है। हम अब आर्ट को सोए हुए देखते हैं, पर वो सोए हुए कुछ अजीब सा फील कर रहा था, जैसे कि उसके ऊपर कोई मॉन्स्टर बैठा हुआ है जो कि उसे पोजेस करना चाहता है। पर तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है, गुड मॉर्निंग आर्ट, उठ जाओ। उसके ऊपर हम टेस को बैठा हुआ देखते हैं। आर्ट थोड़ा सा आँख खोलता है और कहता है, नहीं शैडो मॉन्स्टर, और 5 मिनट। ये सुनते ही टेस को बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को बैठे हुए देखते हैं। टेस पूछती है, हे तुम यहाँ पे रहने वाले हो है ना? ग्रैंडपा ने मुझसे ये कहा है। पर आर्ट कहता है, मुझे अभी तक क्लियर नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये एल्डरबेरियन के साथ मैं जो ट्रिप पे जाने वाला हूँ उससे आने के बाद ही पता चलेगा प्रिंसेस। ये सुनते ही टेस उसे पिंच करती है और कहती है, प्रिंसेस, इसके बाद अगर कभी तुमने मुझसे ये कहा तो फिर मार डालूंगी, मुझे बस टेस कहना। कुछ देर बाद आर्ट रेडी होके आ रहा था, पर तभी नीचे से आवाज़ सुनाई देता है। एल्डुइन अपने पापा से कह रहा था कि आर्ट को यहाँ पे रहने देना ठीक नहीं है। हाँ, माना कि उसने हमारी बेटी को बचाया था, पर फिर भी वो एक ह्यूमन है, और एक ह्यूमन के लिए यहाँ पे रहना वो सही नहीं है। यहाँ तक कि टेस की मॉम वो भी यही कह रही थी, एल्डरबेरियन को समझा रही थी, पर वो समझता ही नहीं। उल्टा कहता है, नहीं, जो मैंने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, और वैसे भी टेसिया वो भी मुझसे सहमत है। टेस को हम नोट करते हुए देखते हैं, पर उन लोगों के इतना समझाने के बाद भी वो नहीं मानता। आर्ट जब ये सब कुछ सुनता है और सोचता है, लगता है कि एल्डरबेरियन को ट्रस्ट किया जा सकता है, और तभी वो उन लोगों के पास, यानी वो कैरेज के पास चला आता है। उसे देख के एल्डरबेरियन कहता है, तुम लेट हो चुके हो ब्रैड, हमें शायद जल्दी करनी होगी। कुछ ही देर बाद हम उन्हें जंगल में चलते हुए देखते हैं। आर्ट कहता है, हे ग्रैम्स, और कितनी दूर? ये सुन के वो कहता है, ग्रैम्स हैं? वो कहता है, वेल, मुझे लगता है कि अब हम बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं, मैं आपको ये कह सकता हूँ, है ना? वैसे आपके मिस्टीरियस फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, है ना? पर तभी वहाँ पे हम टेस को देखते हैं, वो आर्ट के कंधे पे सो जाती है। एल्डरबेरियन कहता है, वो बहुत सुबह सुबह उठी थी, जिसकी वजह से शायद वो अभी सो चुकी है, और मुझसे बस तुम्हारे बारे में ही कह जा रही थी, और इसी वजह से शायद वो सो गई है। वो इस पूरे किंगडम की प्रिंसेस है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा लोनली है। उसके आसपास लोग तो रहते हैं जो कि ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि वो उसकी दोस्त है, पर वो कभी उसके दोस्त नहीं होते। पर इस कुछ दिनों में तुम्हारे साथ वो जितना हंसी है, मैंने उसे अब तक इतने सालों में उतना हंसते हुए नहीं देखा है। इसके लिए तुम्हें शुक्रिया आर्ट। कुछ देर बाद वो लोग पहुंच चुके हैं। तेसिया उठते हुए कहती है, क्या हम लोग आ चुके हैं? कुछ ही देर बाद उनको जंगल के बीच एक घर के सामने हम देखते हैं। आर्ट सोचता है, आई वंडर, ये मिस्टीरियस दोस्त ये आखिर कौन है जिसकी वजह से हमें इतना रूरल एरिया में आना पड़ा। पर तभी देखते हैं एल्डरबेरियन उस घर के दरवाजे को जोर से लात मारते हुए कहता है, हे यू ओल्ड विच, जल्दी से बाहर आ जाओ। ये कहते ही हम देखते हैं बाहर से एक बूढ़ी औरत बाहर आते हुए कहती है, मेरी कान अभी भी ठीक है, मैं सुन सकती हूँ। वेरियन आर्थर से मिलाता है और कहता है, यह है रीनिया, जो कि एक डिविएंट है। आर्थर उसे अच्छे से ग्रीट करता है। यह सुन के वो कहती है, वेल, हमारे पास समय नहीं है, चलो अब अंदर चलो। आर्ट डिविएंट ये सुन के सोचता है, तो फिर ये भी मेरी मॉम की तरह है, ये लोग नॉर्मल मैजिक के 4 कैटेगरीज में आते ही नहीं हैं। आई वंडर वो मेरी मदद कैसे कर सकती है। और तभी बिना देर लगाए वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, माफ़ करना, हो सकता है मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, पर मुझे बता सकती है आप मेरी मदद आप कैसे कर सकती है? ये सुन के वो समझाती है, बॉय, मैं एक डिवाइनर हूँ, हमारे इस नेचर की मैजिक में अलग अलग मैजिक अलग अलग ताकतें हो सकता है, पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कैपेबल हूँ। मतलब है कोई भी मुझसे छुप नहीं सकता या फिर अपने आप को छुपा नहीं सकता अगर मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ तो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, तुम स्पेशल हो, इतना स्पेशल कि मैं तुम्हारी लाइफ के कुछ हिस्से को देख भी नहीं सकती। ये मेरी आँख है, ये वो सब कुछ देख सकती है, पास्ट प्रेजेंट वो सब कुछ। पर तुम यहाँ पे ये सब के लिए नहीं आए हो, है ना? तुम तो आए हो अपने मॉम डैड के बारे में जानने या फिर उनको बताने कि तुम जिंदा हो। ये सुन के आर्थर नोट करता है। तभी वो उसके सामने पानी से भरा हुआ बेसिन देती है और कहती है, इसमें देखते रहो और अपने पेरेंट्स को इमेजिन करते रहो तब तक जब तक कि वो तुम्हारे सामने ना आ जाए। एक हाथ उसके सर पे और एक हाथ बेसिन की तरफ देती है।
और अपना मैजिक चालू करती है। आर्थर भी अब अपने मॉम और डैड के बारे में सोचता है। कुछ ही देर बाद जब वो बेसिन के अंदर यानी पानी के अंदर देखता है, चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने उसके मॉम और डैड थे। हम उसके मॉम को देखते हैं, वो खाना तैयार करके लाई थी। वहीं पे उसकी डैड को उन दोनों की हालत हम थोड़ा सा खराब देखते हैं। वो खाना देख के रे बहुत खुश था, पर कुछ ही देर बाद जब वो बैठने जाती उस खाने को देखती है और सोचती है, आर्ट ये तुम्हारा जगह हुआ करता था। रे उसे कहता है, हनी क्या हुआ है? वो कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं। हम उसे बहुत दुखी देखते हैं। उसकी आंखों में डार्क सर्कल्स भी आए थे। यह तक कि रे की हालत वो भी बहुत बुरा था। उसका बच्चा अब बढ़ रहा था, पर तभी आवाज आता है, हाय मॉम, हाय डैड। वो दोनों चौंकते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। आर्थर कहता है, ये मैं हूँ, आपका बेटा आर्थर। ये सुनते ही दोनों के हाथ से चम्मच नीचे गिरते हैं। आप लोग शायद बहुत सरप्राइज होंगे मेरा वॉइस अपने दिमाग में सुन के। यहाँ पे एक लेडी है जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि आपकी तरह है मॉम, और इसी ने ऐसा मैजिक करा है कि मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। हाँ, मैं उस दिन उस पहाड़ से गिरने के बाद किसी तरीके से बच पाया था। ओके गाइज, यहाँ पे आर्ट नैरेट करता है और उसी के साथ पास्ट की हर वो सीन चलता है। तो मैं वैसे ही सीन्स को चलाऊंगा और आर्ट की बातों को नैरेट करूंगा। हाँ, मैं जिंदा हूँ मॉम, डैड, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, पर इसे आप सीक्रेट रखना कि मैं अभी एलिनोर यानी एल्फ किंगडम में हूँ। मैं जानता हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। आई होप कि मेरे साथ जो हुआ है इसके वजह से आप लोग अपने आप पर ब्लेम नहीं डाल रहे होंगे, क्योंकि मैं प्राउड हूँ उस समय जो मैंने किया था। और चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। आई विश कि मैं अभी जा सकता आप लोगों के पास, पर मैं अभी नहीं जा सकता। लगता है मुझे कुछ हुआ है जिसका कि ट्रीटमेंट मुझे करना होगा यहाँ पे। मैं किसी भी खतरे में नहीं हूँ, पर मैं श्योर भी नहीं हूँ कब तक मैं आप लोगों के पास आ पाऊंगा। ओके, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आर्ट के जाने के बाद वो लोग अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे आ चुके थे और वहीं पे वो लोग अब रहने लगे थे। यहाँ तक कि आई थिंक कि आर्ट के डैड यानी रे वहाँ पे अपना जॉब भी चालू करता है। आर्ट भी अब उन दोनों को कहता है, तो फिर मॉम डैड अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा और आने वाले बेबी का भी ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट में ये सुनते ही रे और एलिस दोनों रो देते हैं, बहुत खुश होते हैं। और आर्ट ये जब देखता है वो भी रोता है, पर ये खुशी के आंसू थे। वेरियन से कहता है, मैं तैयार हूँ। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वेरियन और बाकी सब अब राजमहल में वापस आ चुके हैं। वहीं पे किंग और क्वीन उनके स्वागत में खड़े थे। किंग तभी आर्थर को रोकता है और उससे माफी मांगता है और उससे शुक्रिया कहता है उसकी बेटी को बचाने के लिए। और अब वो लोग भी मान चुके थे कि वो यहीं पे रहेगा। ये सुन के आर्थर भी खुश होता है, पर तभी वहाँ पे टेस आती है और कहती है, पापा अगर आप सच में आर्थर से सॉरी कह रहे हैं तो मुझे और आर्थर को बाहर खेलने के लिए जाने दीजिए। ये सुनते ही किंग क्वीन एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ ही देर बाद हम उन दोनों को देखते हैं। टेसिया तैयार होके आई थी। कुछ देर बाद हम उन दोनों को टाउन में घूमते हुए देखते हैं। अलग अलग जगह वो लोग जाने लगते हैं, पर तभी आर्थर का एक छोटे से बच्चे से धक्का लगता है। वो सॉरी भी कहता है, पर वो बंदा कहता है, ग्रॉस एक ह्यूमन, लगता है ह्यूमन जम्स मेरे ऊपर आ गया है। और तभी उस बंदे को देखते हैं। वो कहता है, एल्डर वेरियन ने तुम्हें फेवर किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे बिलोंग करते हो। उसके पीछे और भी बहुत सारे बच्चे को देखते हैं। वो लोग आर्थर को बुली करने लगते हैं। तेसिया उनको संभालने की कोशिश भी करती। वो तेसिया को भी कहती है, प्रिंसेस आपकी काइंडनेस बहुत अच्छी है, पर इसका मतलब ये नहीं आप एक प्रिंसेस होके एक ह्यूमन के साथ ऐसे घूमेंगे। अलाउ मी फेरिथ इब्सर एस्कॉर्ट यू। पर ये नाम सुनते ही आर्थर उसके ऊपर हंसने लगता है। आर्थर टेसिया वो दोनों मिलकर उसके मजाक उड़ाने लगते हैं। पर कुछ देर बाद आर्थर वहां से माफी मांग के निकल जाना चाहता है, पर वो बंदा तभी उन दोनों को रोकता है। गुस्से में कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? और तभी देखते हैं वो उसे डुएल के लिए चैलेंज करता है। ये देख के वहां पे सब कोई चौंकते हैं। टेसिया आर्थर के सामने आती है और कहती है, हाउ डेयर यू, तुम एल्डर वेरियन के डिसाइपल के साथ डुएल करना चाहते हो? हाँ, हो सकते हो तुम एक नोबल ब्लड का, पर फिर भी तुम्हें अपनी जगह जानना चाहिए फ्रेरिथ। पर वो बंदा हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो समझाता है, मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि अपने प्राइड को कभी नीचे जाने मत देना। ह्यूमन, क्या तुम तैयार हो डुएल के लिए? आर्थर अपने आसपास देखता और सोचता है, क्या डुएल?
क्या ये चीज़ यहाँ पे इतना सीरियस है? फेरिट वो कहता है, प्रिंसेस प्लीज़ ऑफिशिएट कीजिए इस ड्यूएल को। अब प्रिंसेस के पास कोई रास्ता नहीं था। वो तैयार होती है और उन दोनों को ड्यूएल स्टार्ट करने के लिए कहती है, पर वो बंदा वो तैयार होता है उसे मारता उससे पहले ही हम देखते हैं आर्थर एक पंच मारता है जिससे वो बंदा बहुत बहुत दूर चला जाता है। ये देख के वापस सब कोई चौंके हुए थे। आर्थर सोचता है, क्या बस इतना ही? दूसरी तरफ अब ये देख के तभी टेसिया उसकी हाथ को पकड़ती है और उसे लेके भागने लगती है, सारा जगह घुमाने लगती है। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पे खड़े हुए थे, नीचे देख रहे थे। तभी टेसिया पूछती है, आर्थर तुम्हारी ट्रेनिंग वो कल शुरू हो रही है ना? क्या तुम नर्वस नहीं हो? आर्थर ये सुन के पास्ट की बात सोचता है, जब वेरियन ने उसे कहा था, आई एम नॉट श्योर तुमको अब तक कैसे ट्रेनिंग दिया गया था या फिर कैसे सिखाया गया है, पर मैं इतना बता सकता हूँ, मेरा ट्रेनिंग वो इजी नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से हेल बन जाएगा, पर अगर तुमने इसे इंड्योर कर लिया तो तुम बहुत बहुत ताकतवर बन जाओगे। क्या तुम तैयार हो इसके लिए ब्रैट? तभी प्रेजेंट में आर्थर कहता है, मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे आने के लिए मैंने बहुत बहुत कुछ सहा है। द ट्रेनिंग, मेरे पेरेंट्स को देखना, मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सब के लिए। मैं अब वेट नहीं कर सकता फ्यूचर में मेरे लिए क्या रखा है। सो गाइज, इसी के साथ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का सीजन 1 खत्म हो जाता है। सीजन 2 जल्दी आएगा अगर आप लोग अपना लाइक टारगेट पूरा करेंगे, और अगर आप चैनल को और थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं द ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट या फिर बाकी जो मेरे वीडियोस है वो भी जाके देख सकते हैं। उनका भी स्टोरी काफ़ी कमाल का है। थैंक यू सो मच। स्टे